हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज शुभा कौशिक और मैं लेकर आई हूं आप सबके लिए क्लास 9 कंप्यूटर एप्लीकेशंस के अंदर। जैसे कि हम सब जानते हैं, क्लास 9 कंप्यूटर एप्लीकेशंस जिसका कोड है 165, उसका यूनिट नंबर 3 दैट इज ऑफिस टूल्स। यूनिट 3 ऑफिस टूल्स अभी चल रहा है। इस पर्टिकुलर यूनिट में हम राइटर एप्लीकेशन एज वेल एज इम्प्रेस एप्लीकेशन दोनों ही फिनिश कर चुके हैं। अब बारी है चैप्टर नंबर 10 की। जी हाँ स्टूडेंट्स, स्प्रेडशीट टूल ओ कैल्क के बारे में। चैप्टर नंबर 10 बताता है आपको स्प्रेडशीट टूल इन openoffice.org सूट, जिसका नाम है कैल्क सॉफ्टवेयर। कैल्क सॉफ्टवेयर अपने आप में ही इतना वास्ट है ना कि उसको 2 सेक्शंस में डिवाइड करना पड़ गया। चैप्टर नंबर 10 है ओ कैल्क का फर्स्ट पार्ट, जहां पे हम जानेंगे कैल्क सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के कुछ बहुत ही बेसिक कमांड्स, फंक्शंस, ऑपरेशंस एंड कुछ बेसिक एलिमेंट्स भी। तो शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर को हम शुरू कर चुके हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं व्हाट आर द बेसिक कमांड्स, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ अ कैल्क सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, जिसमें हमने जाना कि रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, टेबल क्या होती है, शीट क्या होती है एंड सेल क्या होता है, एंड हाउ टू गिव एड्रेस टू एवरी रो, ईच कॉलम एंड ईच सेल इन अ वर्कशीट। वर्कबुक क्या होता है, ये सारी चीजें हम जान चुके हैं। अब बारी है किस चीज की, हाउ टू वर्क इन अ कैल्क सॉफ्टवेयर। कैल्क सॉफ्टवेयर के बेसिक एलिमेंट्स तो हमने देख लिए हैं। अब एक कैल्क सॉफ्टवेयर को हम कैसे यूज करेंगे, कैसे उस पर सारे काम करेंगे एंड हाउ टू ओपन द कैल्क सॉफ्टवेयर इन योर डेस्कटॉप। इसी के साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि कैसे एक डेटा को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द कैल्क स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। चलिए शुरुआत करें। तो आज का टॉपिक क्या है, वर्किंग इन स्प्रेडशीट्स। अभी तक हमने जाना कि स्प्रेडशीट के बेसिक एलिमेंट्स क्या होते हैं, नॉर्मल जो हमारा कैल्क सॉफ्टवेयर है उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं। अब हम शुरुआत करने वाले हैं, शुरुआत करेंगे वर्किंग इन स्प्रेडशीट के बारे में। स्प्रेडशीट में कैसे वर्क किया जाता है। सबसे पहले स्टार्टिंग कैल्क एंड वर्किंग इन अ वर्कबुक। आप कैल्क सॉफ्टवेयर कैसे स्टार्ट करते हैं और कैसे उसमें काम करना शुरू करते हैं। On Windows OS you can start OOO Calc। आप क्या कर सकते हो, अगर आप एक Windows ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर हो, अगर आप एक Windows ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर हो तो आपको कुछ नहीं करना है। अपने डेस्कटॉप्स खोलिए, डेस्कटॉप्स में जाइए स्टार्ट बटन पे। जी हाँ, स्टार्ट बटन पे जाइए, ऑल प्रोग्राम्स पे जाइए। किस पे जाना है, ऑल प्रोग्राम्स पे जाइए। वहां आपको मिलेगा ओपन ऑफिस का वर्जन। क्या मिलेगा, ओपन ऑफिस का वो वर्जन जिस पे करंटली आप काम कर रहे हो। और हम सब जानते हैं openoffice.org का कौन सा रीसेंट अपडेटेड वर्जन है जो हमारे सिस्टम्स में हमको डाउनलोडेड एंड इंस्टॉल्ड मिलता है, दैट इज OpenOffice 4.1.1। ये हमारे ओपन ऑफिस का रीसेंट एडिशन है, रीसेंट वर्जन है, और इसी वर्जन पे हम सारे के सारे काम करते हैं। चाहे राइटर एप्लीकेशन हो या हो इम्प्रेस एप्लीकेशन, दोनों ही OpenOffice 4.1.1 के ही हैं। इसलिए अगर हम कैल्क सॉफ्टवेयर की भी बात करते हैं, अगर आप अपने डेस्कटॉप में कैल्क सॉफ्टवेयर ओपन करना चाहते हो, कुछ नहीं करना है, अपने सिस्टम को पावर ऑन कीजिए। जैसे ही आपके सिस्टम में वो एनवायरनमेंट आता है जहां पे आपको स्टार्ट बटन मिलता है, स्टार्ट बटन पे जाइए, ऑल प्रोग्राम्स पे जाइए और फिर जाइए आप ओपन ऑफिस का 4.1.1 वर्जन पे। इस ओपन ऑफिस 4.1.1 वर्जन पे, इस ओपन ऑफिस 4.1.1 वर्जन पे आपको मिलेगा क्या, आपको मिलने वाला है ओपन ऑफिस कैल्क सॉफ्टवेयर का ऑप्शन। देखिए, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं, ओपन ऑफिस 4.1.1 पे आपको मिल रहा है ओपन ऑफिस कैल्क। क्या मिल रहा है आपको, आपको मिल रहा है ओपन ऑफिस कैल्क। क्या मिल रहा है, ओपन ऑफिस कैल्क, जो कि है क्या, जो कि है एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। क्या है कैल्क, कैल्क है एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। तो कुछ नहीं करना है, स्टार्ट पे जाओ, ऑल प्रोग्राम्स पे जाओ, ओपन ऑफिस 4.1.1 का जो पूरा MS जो ओपन ऑफिस सूट है उस पे जाइए। उस पे जाने के बाद आपको मिलती है लिस्ट ऑफ वेरियस सॉफ्टवेयर इनसाइड दी openoffice.org सूट, जिसमें से आपको क्या चूज करना है, कैल्क। जब आप प्रेजेंटेशन कर रहे थे तो आप क्या चूज करते थे, ओपन ऑफिस इम्प्रेस। जब आप राइटर पे, वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे थे तो आप चूज करते थे ओपन ऑफिस राइटर। तो इसी तरीके से अगर आपको स्प्रेडशीट टूल दैट इज OOO कैल्क पे काम करना है, वही स्टेप्स हैं, सारे वही स्टेप्स हैं। ओपन ऑफिस 4.1.1 पे जाइए और ओपन ऑफिस कैल्क को चूज कीजिए। जैसे ही आप ये करते हैं, जैसे ही आप ये करते हैं, आपके सामने खुल के आता है क्या, जैसे ही आप ये करते हैं आपके सामने खुल के आता है ओपन ऑफिस कैल्क का ऑफिशियल सॉफ्टवेयर विंडो। स्प्रेडशीट टूल दैट इज कैल्क एप्लीकेशन की विंडो खुल के आ जाती है आप सभी के सामने। चलिए, अब इस पर्टिकुलर विंडो में आप क्या क्रिएट करते हो,
क्या क्रिएट करते हो आप अपने कैल्क सॉफ्टवेयर में? हम सब जानते हैं हम अपने कैल्क सॉफ्टवेयर में क्रिएट करते हैं एक वर्कशीट। क्या क्रिएट करते हैं? वर्कशीट। कैल्क सॉफ्टवेयर ओपन होगा, कैल्क सॉफ्टवेयर आपका ओपन होगा, वहां मिलेगा आपको क्या? वहां मिलेगा आपको एक वर्कशीट। क्या मिलेगा? वहां मिलेगी आपको एक वर्कशीट। वहां पे मिलेगी आपको एक वर्कशीट जो कि क्या होती है? वर्कशीट जो कि क्या होती है? वर्कशीट होती है एक वर्क फाइल। क्या होती है? एक वर्क फाइल जिस पे आप सब काम करते हो। ये चीजें हम अपने प्रीवियस सेशन में पढ़ चुके हैं। हमारा जो प्रीवियस सेशन था दैट कैन बी कंसिडर्ड एज द वेरी फर्स्ट सेशन ऑफ चैप्टर नंबर 10, वहां पे हम पढ़ चुके हैं ये चीज। क्या होगा? जैसे ही आपका कैल्क सॉफ्टवेयर इन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद ओपन होगा, वैसे कि वैसा आपको मिलेगी अपने सामने एक वर्कशीट काम करने के लिए। अ स्प्रेडशीट अलाउज, ये जो वर्कशीट है, ये जो वर्कशीट है इसको आप स्प्रेडशीट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि कैल्क होता है हमारा किस टाइप का प्रोग्राम? कैल्क होता है हमारा किस टाइप का प्रोग्राम? कैल्क होता है हमारा एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम। कैसा प्रोग्राम? कैल्क है एक हमारा स्प्रेडशीट प्रोग्राम। कैल्क सॉफ्टवेयर इज अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम। ये एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है। कैल्क हमारा एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। तो जब हम कैल्क को ओपन करते हैं तो हमको मिलती है एक स्प्रेडशीट। क्या मिलती है? हमको मिलती है एक स्प्रेडशीट जो अलाउ करती है, अब हमको अलाउ करती है कि हम कंबाइन कर सकें मोर देन वन वर्कशीट इन अ फाइल। ये जो स्प्रेडशीट प्रोग्राम है ये हमको अलाउ करता है कि हम पूरी की पूरी वर्कशीट्स को एक सिंगल फाइल में कंबाइन कर सकें। द कैल्क सॉफ्टवेयर प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू अ वर्कशीट। क्या प्रेजेंट करता है? एक वर्कशीट। और ये जो एक वर्कशीट है, दे कैन बी वेरियस वर्कशीट्स लाइक दिस। इसी की तरह न जाने कितनी ही वर्कशीट्स हो सकती हैं कैल्क सॉफ्टवेयर के अंदर। सो कैल्क जो कि एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है वो हमको अलाउ करता है टू कंबाइन मोर देन वन वर्कशीट इन अ फाइल। एक से ज्यादा वर्कशीट्स को हम एक सिंगल फाइल में कंबाइन कर सकते हैं। और वो जो सिंगल फाइल होती है जिसमें मल्टीपल वर्कशीट्स आ सकती हैं, वो कहलाती है क्या? वो कहलाती है एक वर्कबुक। क्या कहलाता है? वो कहलाता है एक वर्कबुक। तो मतलब ये कहना गलत नहीं होगा, ये कहना गलत नहीं होगा कि, ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि अगर ये आपका कैल्क सॉफ्टवेयर है, अगर ये आपका कैल्क सॉफ्टवेयर है, दिस इज द कैल्क सॉफ्टवेयर, ठीक है, ये आपका कैल्क सॉफ्टवेयर है, तो इस कैल्क सॉफ्टवेयर के अंदर हो सकती है बहुत सारी इंडिविजुअल वर्कशीट्स। क्या हो सकती हैं? इंडिविजुअल वर्कशीट्स। चलिए ठीक है, ये है हमारी इंडिविजुअल वर्कशीट्स। इस सॉफ्टवेयर के अंदर ये है हमारी इंडिविजुअल वर्कशीट्स। सपोज दिस इज वर्कशीट 3, दिस इज वर्कशीट 1, वर्कशीट 2, वर्कशीट 3, वर्कशीट 4, वर्कशीट 5। अलग अलग वर्कशीट्स हैं किसके अंदर? कैल्क प्रोग्रामिंग के अंदर। ये सारी की सारी वर्कशीट्स जो आपको दिख रही है ना, ये सारी की सारी वर्कशीट्स जो आपको दिख रही है ना, सारी वर्कशीट्स, ये सारी वर्कशीट्स साथ में मिलके एक सिंगल फाइल बनाते हैं। साथ में मिलके क्या बनाते हैं? ये सारी वर्कशीट साथ में मिलके एक सिंगल फाइल बनाते हैं जिसका नाम होता है, क्या नाम होता है? जिसका नाम होता है वर्कबुक। तो मतलब सिर्फ इतना सा है कि कैल्क के अंदर आता है वर्कबुक, कैल्क के अंदर आता है एक वर्कबुक। कैल्क सॉफ्टवेयर के अंदर, कैल्क सॉफ्टवेयर खोलते हैं, के अंदर हमको मिलता है क्या? कैल्क सॉफ्टवेयर के अंदर हमको मिलता है एक वर्कबुक। और ये जो वर्कबुक होती है, ये जो वर्कबुक होती है, ये कंप्लीट करती है बहुत सारी वर्कशीट्स को, मल्टीपल वर्कशीट्स। एक वर्कबुक कंप्राइज करती है मल्टीपल वर्कशीट्स, वो कंप्राइज करती है, एक बुक कंप्राइज करती है मल्टीपल वर्कशीट्स। तो मतलब की बात सिर्फ इतनी ही सी है कि कैल्क सॉफ्टवेयर आप जैसे ही खोलते हो, कैल्क सॉफ्टवेयर आप जैसे ही खोलते हो, उस सॉफ्टवेयर के आपको मिलता है एक वर्कबुक। वर्कबुक के अंदर मिलती हैं आपको बहुत सारी वर्कशीट्स। तो इस डायग्राम से आप इस चीज को और अच्छे से समझ सकते हैं कि ये एक कैल्क सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आती है एक वर्कबुक, और एक वर्कबुक कंप्राइज कर सकती है बहुत सारी वर्कशीट्स को। चलिए, तो a spreadsheet that allows you to combine more than one worksheet in a file, such a file having multiple worksheets, वो फाइल जो अपने साथ रखती है मल्टीपल वर्कशीट्स, वो फाइल जो अपने साथ रखती है मल्टीपल वर्कशीट्स, उसको आप कहते हो एक वर्कबुक। यही चीज है जो सब हम जानते हैं। तो मतलब बुक एंड वर्कशीट्स, पूरी हायरार्की यही चलती है। कैल्क सॉफ्टवेयर, उसके अंदर मिलता है आपको एक वर्कबुक, उस वर्कबुक के अंदर मिलते हैं आपको बहुत सारे वर्कशीट्स। चलिए, फिगर illustrates
various components in a calc spreadsheet। एक calc spreadsheet जब आप किसी भी पर्टिकुलर डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे calc सॉफ्टवेयर करेंगे ना, स्टार्ट पे जाके और प्रोग्राम्स पे जाके ओपन ऑफिस 1.1 पे जाके ओपन ऑफिस कैल्क पे जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से चीजें खुल के आएंगी। ये एक विंडो खुल के आएगी आपके सामने as soon as you choose ओपन ऑफिस कैल्क। जैसे ओपन ऑफिस कैल्क को चूज करेंगे आपके सामने के आएगी ओपन ऑफिस कैल्क की एक ऑफिशियल विंडो। ये कहलाती है आपके ओपन ऑफिस कैल्क की विंडो, जहां पे सबसे पहले आपको मिलता है क्या? सबसे पहले आपको मिलता है जैसे कि राइटर एप्लीकेशन में आपने देखा है, इंप्रेस एप्लीकेशन में आपने देखा है, सिमिलरली कैल्क सॉफ्टवेयर में भी आपको सबसे पहले मिलता है क्या? आपको सबसे मिलता है क्या? जल्दी से बता फटाफट। किसी भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को जब आप ओपन करते हो तो सबसे टॉप पे जो होता है वो क्या होता है? चाहे राइटर एप्लीकेशन हो या हो आपका इंप्रेस एप्लीकेशन, दोनों ही एप्लीकेशन विंडोज में जैसे ही आप इंप्रेस एप्लीकेशन को ओपन करते थे या राइटर एप्लीकेशन को ओपन करते थे आपके सामने खुल के आता था क्या? जल्दी से बता दो मुझे फटाफट से, क्या चीज खुल के आती थी आपके सामने? सबसे पहले आता है आपके सामने क्या? टाइटल बार। क्या आता है? टाइटल बार। चाहे कोई भी आपका सॉफ्टवेयर हो, चाहे कोई भी सॉफ्टवेयर हो आपका, उस सॉफ्टवेयर का सबसे पहला जो बार होता है उसका नाम होता है टाइटल बार। उसका नाम होता है क्या? उसका नाम होता है टाइटल बार। तो ये जो है एक टिपिकल कैल्क सॉफ्टवेयर का विंडो है जहां सबसे पहले मिलता है आपको टाइटल बार। यहाँ पे उस पर्टिकुलर फाइल का नेम जो कि बाय डिफॉल्ट होती है अनटाइटल्ड वन। क्या होती है? अनटाइटल्ड वन। अनटिल एंड अनलेस यू आर सेविंग सम फाइल, जब तक आप अपने कैल्क फाइल को या इंप्रेस फाइल को या राइटर एप्लीकेशन फाइल को जब तक सेव नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट क्या नाम मिलता है? बाय डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर की तरफ से इसको नाम मिलता है अनटाइटल्ड वन। क्या नाम मिलता है? अनटाइटल्ड वन। तो इसका जो टाइटल बार है वो बताता है कि ये कौन सा सॉफ्टवेयर है और पर्टिकुलरली किस नाम की फाइल है। तो हमारे पास है अनटाइटल्ड वन जो कि एक फाइल है, किसकी? स्प्रेडशीट फाइल है, जो कि एक स्प्रेडशीट फाइल है और वो ओपन है किसमें? openoffice.org कैल्क के अंदर। अनटाइटल्ड वन नाम की फाइल है जो कि openoffice.org कैल्क की एक स्प्रेडशीट फाइल है। चलो, उसके जस्ट नीचे मिलता है आपको मेन्यू बार। हर सॉफ्टवेयर में, चाहे वो इंप्रेस हो, राइटर हो या हो आपका कैल्क, तीनों ही सॉफ्टवेयर में आपको मिलता है एक मेन्यू बार। यहां पे इस मेन्यू बार के अंदर आपको क्या क्या मेन्यू आइटम्स मिल रहे हैं? फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, डेटा, हेल्प। कॉमन मेन्यूज हैं, बहुत ही कॉमन मेन्यूज हैं। देखिए, चाहे राइटर की बात कीजिए, चाहे बात कीजिए इंप्रेस की और चाहे कीजिए कैल्क की, हर सॉफ्टवेयर का जो फंक्शनैलिटी होता है, जो चीजें हम उस सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं वो थोड़ी डिफरेंट होती हैं। जैसे राइटर में हम एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते थे, इंप्रेस में हम प्रेजेंटेशन क्रिएट करते थे, कैल्क में हम क्या कर रहे हैं? कैल्क में हम क्रिएट कर रहे हैं शीट, मतलब एक रिपोर्ट्स हम कर रहे हैं, स्प्रेडशीट्स हम क्रिएट कर रहे हैं, राइट? अलग अलग फंक्शनैलिटी है हर एक सॉफ्टवेयर की, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो हर सॉफ्टवेयर में आपको कॉमन मिलेगी। जैसे कि आपका टाइटल बार आपको कॉमन मिलेगा, हर विंडो में आपको टाइटल बार मिलेगा ही मिलेगा। उसके जस्ट नीचे आपको मिलेगा मेन्यू बार। मेन्यू आइटम्स जो हर सॉफ्टवेयर में होते हैं, जो मेन्यू आइटम्स इसमें दिए हुए हैं वो हर सॉफ्टवेयर में वैरी कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर मेन्यू आइटम्स वैरी करते हैं। जैसे कि आप इंप्रेस एप्लीकेशन की बात ले लीजिए, इंप्रेस एप्लीकेशन में आपको एक और मेन्यू मिलता है जिसका नाम है स्लाइड शो। क्या नाम है? स्लाइड शो। लेकिन क्या आपको स्लाइड शो कैल्क के अंदर दिख रहा है? नहीं। एक पर्टिकुलर मेन्यू बार में जो मेन्यू आइटम्स होते हैं वो सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर वैरी करते हैं। स्लाइड शो मेन्यू आइटम की जरूरत हमको इंप्रेस एप्लीकेशन के अंदर पड़ी, कैल्क में उसकी क्या जरूरत है? यहाँ हम प्रेजेंटेशन तो बना रहे हैं, तो मेन्यू बार हर सॉफ्टवेयर में होगा, चाहे राइटर हो, इंप्रेस हो या हो कैल्क, लेकिन मेन्यू आइटम्स वैरी कर सकते हैं। तो कैल्क के अंदर आपको क्या मेन्यू आइटम्स मिल रहे हैं? कैल्क के अंदर आपको मेन्यू आइटम्स मिल रहे हैं ये सारे, मतलब फाइल, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स, डेटा, विंडो एंड हेल्प। उसके जस्ट नीचे क्या आता है? मेन्यू बार के जस्ट नीचे क्या आता है? जल्दी बताओ, कमेंट करो मुझे, क्या आता है मेन्यू बार के जस्ट नीचे? जी हाँ, क्या आता है? मेन्यू बार के नीचे आते हैं टूल बार्स। क्या आते हैं? टूल बार्स। मेन्यू बार के जस्ट नीचे जो टूल बार आता है उसका नाम है स्टैंडर्ड टूल बार। कौन सा टूल बार? मेन्यू बार के जस्ट नीचे जो आता है उसका नाम है स्टैंडर्ड टूल बार, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। एंड इसके नीचे आता है कौन सा? हमारे पास आता है फॉर्मेटिंग टूल बार। क्या आता है? फॉर्मेटिंग टूल बार। हमारे प्रीवियस क्लास में हमने जाना था कि स्टैंडर्ड टूल बार क्या है, फॉर्मेटिंग टूल बार क्या है, कैसे ये यूज होते हैं और कैसे फ्रीक्वेंटली यूज टूल्स, एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के अंदर जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड टूल्स हैं किसके अंदर? स्टैंडर्ड टूल बार के अंदर। और फॉर्मेटिंग टूल बार जो होता है वो आपको कुछ फ्रीक्वेंटली यूज फॉर्मेटिंग ऑप्शंस प्रोवाइड करता है।
इसी के साथ साथ अब हम जानने वाले हैं कि इस एंटायर स्प्रेडशीट में मेन एरिया है अभी ये, इस एंटायर स्प्रेडशीट में आपको और क्या क्या देखने को मिलता है। इस पर्टिकुलर स्प्रेडशीट में आपको देखने को मिलेगा एक, क्या मिलेगा, एक्टिव सेल इंडिकेटर। क्या देखने को मिलेगा, एक्टिव सेल इंडिकेटर बार आपको देखने को मिलेगा। एक्टिव सेल इंडिकेटर बार क्या कहलाता है, ये क्या कहलाता है, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका एक्टिव सेल इंडिकेटर बार। इसको आप बोलते हो क्या, इसको आप बोलते हो एक्टिव सेल इंडिकेटर। मतलब कि एक ऐसा बार जो आपको बताता है, एक ऐसा बार जो आपको बताता है कि इस पर्टिकुलर एंटायर शीट में, इस एंटायर शीट में अभी आप किस पर्टिकुलर सेल पे हो, मतलब कौन सा सेल एक्टिवेटेड है, आपका माउस पॉइंटर किस सेल पे है। देखिए सी कॉलम सेकंड रो, कौन सा सेल एक्टिवेटेड है, C2 सेल। तो जिस सेल पे मेरा माउस पॉइंटर है उसका एड्रेस, जिस सेल पे मेरा माउस पॉइंटर है उसका एड्रेस हम सब जानते हैं। अगर आपने मेरी प्रीवियस क्लास देखी है तो ये बात आप जानते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर स्प्रेडशीट क्यों ना हो, कोई भी वर्कशीट क्यों ना हो, उसमें होते हैं 65,536 रोज। मैक्सिमम रोज होती है 65,536 एंड कॉलम्स कितने होते हैं, 1024। तो जब इतने सारे कॉलम्स हैं, इतनी ज्यादा रोज हैं, तो उनका जो इंटरसेक्शन है दैट मींस सेल, तो कितने सेल होंगे, न्यूमरस सेल्स, बहुत सेल्स होंगे। इसलिए हर सेल को एक यूनिक एड्रेस प्रोवाइड किया जाता है बाय कंबाइनिंग द एड्रेस ऑफ द कॉलम एंड द रो इन विच इट लाइज। जिस कॉलम और जिस रो में वो सेल लाई करता है उन दोनों को मिला के उसका सेल एड्रेस बनता है। तो आप करंटली इस इंटायर इतनी बड़ी ग्रिड ऑफ सेल्स में से अभी करंटली किस सेल पे हैं, तो उसका एड्रेस कौन बताता है आपको, ये कौन बताता है, ये है आपका एक्टिव सेल इंडिकेटर बार जो बताता है कि आपका माउस पॉइंटर करंटली अभी किस सेल पे है। चलिए इसी के साथ साथ आपको देखने को मिलता है एक फॉर्मूला बार। कौन सा बार, आपको देखने को मिलता है एक फॉर्मूला बार। ये जो फॉर्मूला बार होता है, इस पर्टिकुलर बार में आप बहुत सारे फॉर्मूलेस राइट कर सकते हो। सेल के अंदर भी राइट कर सकते हो, इसके अंदर भी राइट कर सकते हो। कैसे एक फॉर्मूला को हम सेल के अंदर राइट करते हैं और वो फॉर्मूला कैसे इस बार में डिस्प्ले होता है, ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे। हमारे नेक्स्ट सेशंस में हम फॉर्मूला को जब डिस्कस करेंगे तो उसमें हम ये चीज देखने वाले हैं। ओके, सो ये है हमारा एक्टिव सेल इंडिकेटर जो बताता है द एड्रेस ऑफ द करंट सेल। जिस करंट सेल पे अभी आपका माउस पॉइंटर है उसका एड्रेस आपको इस पर्टिकुलर बार में देखने को मिल जाता है। इट टेल्स द एड्रेस ऑफ द करंट सेल। देखिए लिखा भी है, इट टेल्स द एड्रेस ऑफ द करंट सेल। जिस करंट सेल पे अभी आपका माउस पॉइंटर है उसका एड्रेस बताता है ये एड्रेस बार। इसके साथ आता है आपका फॉर्मूला बार जो किसी भी फॉर्मूले को दर्शाता है। आपने एंटायर वर्कशीट में किसी भी सेल या मल्टीपल सेल्स में जो फॉर्मूले लगाए हैं वो सारे के सारे फॉर्मूले आपको इस बार में डिस्प्ले होते हैं। आगे चल के जब हम फॉर्मूलाज के बारे में, फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे तो ये चीजें अच्छी और डिटेल में समझेंगे। चलिए नाउ कमिंग ऑन टू व्हाट, अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट चीज की। वो है आपका क्या, ये है आपके कॉलम लेटर्स। क्या है ये है सारे आपके कॉलम लेटर्स। ये है आपके कॉलम लेटर्स, दीज आर कॉलम लेटर्स। लेटर्स क्योंकि हमें सबको पता है कि कॉलम को हम एड्रेस देते हैं विद द हेल्प ऑफ लेटर्स। अगर आप ये बात नहीं जानते हैं, फील फ्री टू पॉज द वीडियो, बिल्कुल पॉज कर दीजिए इस वीडियो को, क्योंकि हम सब ये बात जानते हैं कि एंटायर वर्कशीट में जो कॉलम्स होते हैं उनको एड्रेस देने के लिए हम लेटर्स का यूज करते हैं। लेटर्स स्टार्टिंग फ्रॉम कैपिटल ए टू कैपिटल जेड एंड गोइंग ऑन टू मल्टीपल सीरीज, उसी में हम बहुत सारी सीरीज आगे लेके जाते हैं। अगर आपको ये चीज समझ नहीं आ रही है, आई एम आस्किंग यू अगेन एंड अगेन, पॉज द वीडियो, गो बैक टू द फर्स्ट वीडियो। इस चैप्टर का जो सबसे पहला वीडियो जो हमने बनाया है, जो सबसे पहला क्लास हमने सेशन बनाया है, उसको पहले रेफर कीजिए, क्योंकि अगर उसको रेफर नहीं किया तो ये चीज समझ नहीं आएगी। चलिए लेकिन वापस आना है उसको देख के। जी हाँ, तो ये है हमारा कॉलम लेटर। कॉलम लेटर, हर एक कॉलम को हमने एक लेटर से एड्रेस किया है। देखिए इस कॉलम को हमने लेटर ए से एड्रेस किया है, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच। हर एक कॉलम को हम एक लेटर से एड्रेस कर रहे हैं। इसी की तरह हर एक रो को हम, देखिए हर एक रो को हम किससे कर रहे हैं, नंबर्स से एड्रेस कर रहे हैं। ये एक बेसिक फॉर्मेट है कैल्क सॉफ्टवेयर का, जहां पे हर एक रो को हम स्टार्टिंग फ्रॉम नंबर वन से हम स्टार्ट करते हैं और कहां तक जाते हैं, हाईएस्ट रो। कितनी रोज अलाउड है एक वर्कशीट के अंदर, कितनी रोज अलाउड है एक वर्कशीट के अंदर, हमारी एक वर्कशीट के अंदर अलाउड है 65,536 रोज। जी हाँ,
एक वर्कशीट के अंदर अलाउड है 65,536 रोज एज वेल एज 1024 कॉलम्स। तो हर एक रो को हम स्टार्टिंग फ्रॉम नंबर वन से स्टार्ट करते हुए 65,536 रो तक हम काउंटिंग देते हैं। तो कॉलम लेटर्स देखने को मिल गया और रो नंबर्स देखने को मिल गया। चलो अब बात करेंगे किसकी, अब बात करेंगे हम इस सेल पॉइंटर की। किसकी? सेल पॉइंटर की। आपका जो करंट माउस पॉइंटर है एंटायर वर्कशीट में, आपकी एंटायर वर्कशीट में जो आपका करंट माउस पॉइंटर है वो किस सेल को पॉइंट कर रहा है, वो कहलाता है आपका सेल पॉइंटर। क्या करता है सेल पॉइंटर? जैसे ही जिस सेल पे आपका माउस पॉइंटर आता है उस सेल के अगल बगल देखिए एक बाउंड्री बन रही है ब्लैक कलर की, दिख रही है? एक ब्लैक कलर का अलग से एक बाउंड्री बनी हुई है जो अदर सेल से अलग है। देखिए ये नॉर्मल सेल है, दिख रहा है? नॉर्मल सेल है, लेकिन ये जो सेल है ये आपका सिलेक्टेड सेल है। किसी भी सेल पे अगर माउस पॉइंटर है तो उस सेल के अगल बगल एक बहुत ही ब्रॉड, एक बहुत ही हाई विथ ज्यादा होती है उसकी, उस विथ की एक बाउंड्री बन जाती है जो बताता है कि ये सेल आपका करंटली एक्टिव है। और इस पर्टिकुलर बाउंड्री को आप क्या कहते हो? सेल पॉइंटर। ये जो बाउंड्री बनती है आपके सिलेक्टेड सेल के अगल बगल, पूरी सराउंडिंग में जो बाउंड्री बनती है किसी भी सेल की, वो कहलाती है उसका सेल पॉइंटर। क्या कहलाता है? वो कहलाता है इसका सेल पॉइंटर। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे रेंज की। ये चीज पॉसिबल है कि आप एंटायर वर्कशीट में एक से ज्यादा सेल्स को एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। इट इज नॉट मैंडेटरी कि आप अपनी एंटायर वर्कशीट में एक बार में सिर्फ एक ही सेल को सिलेक्ट करें, नहीं, आप एक बार में मल्टीपल सेल्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड द प्रोसेस, वो जो प्रोसेस होता है जहां पे आप मल्टीपल सेल्स को एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं रेंज। रेंज कैसे होता है, कैसे हम सिलेक्ट कर सकते हैं, रेंज में कैसे हम देते हैं F5:G10, कोलन का क्या मतलब होता है, ये सारी चीजें अगर आपको समझना है, रेंज हम कैसे बनाते हैं, कैसे ये रेक्टेंगल बन के आ रहा है, अगर ये चीजें आप समझना चाहते हो, फिर से बोल रही हूं, वीडियो को पॉज कीजिए, फर्स्ट सेशन पे जाइए। फर्स्ट सेशन में मैंने आपको बताया हुआ है कि रेंज कैसे हम सिलेक्ट करते हैं और रेंज में जो हम फॉर्मूला लिखते हैं, रेंज का जो हम रेंज देते हैं वो किस तरीके से देते हैं और उसका क्या मतलब होता है। चलिए ओके, कमिंग ऑन टू द सेल C10। हम सेल C10 की बात करें, ये बताता है कि ये आपका सेल C10 है, मतलब सी कॉलम में 10th रो का सेल, सी कॉलम में 10th रो का सेल, ये है इस सेल का एड्रेस। क्या है ये है इस सेल का एड्रेस। दिस इज योर करंट सेल। ये आपका करंट सेल है जहां पे आप काम कर रहे हो, ये आपका करंट सेल है जहां पे आप काम कर रहे हो। चलिए फिर आता है हमारा स्टेटस बार। जैसे कि हर एक एप्लीकेशन का होता है एक स्टेटस बार, ऐसे ही इस एप्लीकेशन में भी है एक स्टेटस बार जो क्या बताता है? द स्टेटस ऑफ योर एप्लीकेशन। आपकी वर्कशीट का स्टेटस क्या है? आपकी वर्कशीट के किसी सेल में अगर कोई एरर है तो एरर मैसेज भी आपको कौन देता है? आपका स्टेटस बार ही। इसी के साथ साथ बहुत सी ऐसी फंक्शनैलिटीज हैं जो स्टेटस बार प्रोवाइड करता है। उन फंक्शनैलिटीज के बारे में जानना चाहते हो? बिल्कुल जानना चाहते हो, कोई बात नहीं, इस वीडियो को पॉज कीजिए और मेरे प्रीवियस सेशन पे जाइए। उस सेशन में मैंने आपको बताया है कि स्टेटस बार क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करता है इन कैल्क एप्लीकेशन। चलिए इसी के साथ आता है एक बहुत ही अमेजिंग बार जिसको हम बोलते हैं स्क्रॉल बार। क्या बोलते हैं? स्क्रॉल बार। क्या बोलते हैं इसको? स्क्रॉल बार। ओके, तो क्या होता है स्क्रॉल बार? हम सब जानते हैं, चाहे हम इंप्रेस एप्लीकेशन की बात करें, फिर से बोल रही हूं राइटर एप्लीकेशन की बात करें, स्क्रॉल बार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है। स्क्रॉल बार की हेल्प से आप अपने इंटायर पेज में, चाहे आपका राइटर एप्लीकेशन हो या इंप्रेस एप्लीकेशन हो, आप अपनी इंटायर विंडो पे ऊपर नीचे स्क्रॉल कर सकते हो, एज वेल एज राइट एंड लेफ्ट भी स्क्रॉल कर सकते हो। अब क्योंकि आप कैल्क के कंपैरिजन में सुनिए, कैल्क के रेलेवेंस में सुनिए, कैल्क सॉफ्टवेयर में कितने रोज हैं? देयर आर हाउ मेनी रोज? 65,536 रोज हैं एक स्प्रेडशीट के अंदर, वो भी समझ रहे हो? एक स्प्रेडशीट के अंदर है इतने रोज, एक स्प्रेडशीट के अंदर है इतने रोज। और कितने कॉलम्स हैं? कितने कॉलम्स हैं इसमें कॉलम्स हैं 1024 कॉलम्स। कितने कॉलम्स हैं? 1024 कॉलम्स। तो जब एक वर्कशीट में इतने कॉलम्स और इतने रोज होते हैं तो एक बार में क्या इतने कॉलम्स या इतने रोज हम देख सकते हैं? देखिए करंटली आपको कितनी रोज देखने को मिल रही हैं? 15। तो इस पर्टिकुलर वर्कशीट को अप एंड डाउन करने की हमको जरूरत पड़ेगी। जी हाँ, एक बार में आपको 15 रोज देखने को मिल रही हैं मैक्स टू मैक्स, और होती कितनी है? 65,536। तो ऐसे में एक स्क्रॉल बार की जरूरत पड़ती है जो हमको अलाउ करता है टू मूव अपसाइड डाउन। कैसा? टू मूव अपसाइड डाउन इन द कैल्क।
कैल्क सॉफ्टवेयर में अगर मैं अपसाइड डाउन मूवमेंट करना चाहती हूं, अगर मैं अपसाइड डाउन मूवमेंट करना चाहती हूं तो उसके लिए जो स्क्रॉल बार यूज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उस स्क्रॉल बार को हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम वर्टिकल स्क्रॉल बार। कौन सा स्क्रॉल बार? उसको हम बोलते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार। सिमिलरली कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं हमारी स्प्रेडशीट के अंदर? हमारे इस कैल्क सॉफ्टवेयर के अंदर कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं? देयर आर 1024 कॉलम्स। कितने कॉलम्स हैं? 1024 कॉलम्स। तो इन 1024 कॉलम्स को क्या एक बार में एक ही विंडो में देखना पॉसिबल है? नहीं है। यहां पे आप करेंटली कितने कॉलम्स देख पा रहे हो? 8 कॉलम्स। कितने कॉलम्स? 8। A B C D E F G H है कितने? 1024 कॉलम्स हैं कि नहीं? तो राइट से लेके लेफ्ट तक एंड लेफ्ट से राइट स्क्रॉल करना भी बहुत जरूरी हो गया है। तो इसके लिए यहाँ पे जो आपको स्क्रॉल बार दिखता है, ये कौन सा स्क्रॉल बार होता है? ये कौन सा स्क्रॉल बार होता है? ये कहलाता है आपका हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। कौन सा स्क्रॉल बार? हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। तो मतलब कि एक टिपिकल कैल्क एप्लीकेशन जस्ट लाइक इम्प्रेस एप्लीकेशन एंड राइटर एप्लीकेशन की तरह ही होता है। कुछ फंक्शनैलिटीज, कुछ टूल्स होते हैं जो अलग होते हैं आपके कैल्क सॉफ्टवेयर के अंदर। चलो, और सबसे बड़ी बात, ये जो इंटायर चीज आपको दिख रही है ना, ये पूरी चीज, ये क्या है? दिस होल थिंग क्या है? ये पूरी चीज क्या है? व्हाट इज दिस होल थिंग? क्या है ये? ये है आपका एक वर्कशीट। क्या है ये? ये है आपकी एक वर्कशीट। चलिए, ये है आपकी एक वर्कशीट। और ये क्या है? ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये क्या है? ये है आपका पूरा एक कैल्क सॉफ्टवेयर विंडो। ये है आपकी कैल्क सॉफ्टवेयर विंडो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अभी तक हमने क्या जाना? हाउ टू ओपन कैल्क सॉफ्टवेयर इन योर डेस्कटॉप्स। आप अपने डेस्कटॉप्स में, अपने लैपटॉप्स में कैल्क सॉफ्टवेयर को कैसे ओपन कर सकते हो, ये चीज हम जान चुके हैं। एक टिपिकल कैल्क सॉफ्टवेयर विंडो जब ओपन होती है तो उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं स्ट्रक्चर वाइज, ये भी हमने देख लिया। अब बारी है पढ़ने की वेरियस ऑपरेशंस परफॉर्म्ड इन कैल्क। कैल्क सॉफ्टवेयर के अंदर वो कौन कौन से ऑपरेशंस हैं जो हम परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहला, एंटरिंग डेटा। आप एक कैल्क सॉफ्टवेयर के अंदर डेटा एंटर कर सकते हो, लेकिन कहां? आप एक कैल्क सॉफ्टवेयर के अंदर क्या कर सकते हैं? डेटा को एंटर कर सकते हैं, लेकिन कहां पे? इस डेटा को आप एंटर कहां पे करोगे? यू विल एंटर द डेटा इन अ सेल। एक सेल में आप डेटा एंटर कर सकते हो। आप कैल्क सॉफ्टवेयर के अंदर किसी भी वर्कशीट में एक सेल में एक डेटा एंटर कर सकते हो। सेकेंड आता है ऑपरेशन मूविंग डेटा। आप एंटायर कैल्क में किसी भी डेटा को इजीली मूव करा सकते हो। मूव कराओगे कहां से कहां तक? मूविंग डेटा विद इन सेल्स। जितने भी सेल्स हमको दिए हुए हैं उनमें आपस में आप किसी भी डेटा को पहली बात तो एंटर कर सकते हो, एज वेल एज सेल टू सेल डेटा को आप मूव भी करा सकते हो। डेटा एंटर तो किया ही किया है, प्लस सेल टू सेल आप डेटा की मूवमेंट भी करा सकते हो। थर्ड आता है आपका कॉपिंग डेटा टू डिफरेंट लोकेशंस। ऑब्वियसली एक सेल के डेटा को आप मल्टीपल लोकेशंस पे कॉपी कर सकते हो। ये नहीं है कि एक सेल में आपने डेटा दे दिया तो आपका डेटा सिर्फ उसी सेल का हो गया। नहीं, आप एक सेल के डेटा को किसी अदर लोकेशन पे भी कॉपी कर सकते हो। मतलब रिडंडेंसी, मतलब कि रिडंडेंसी एक्सेप्टेबल है। रिडंडेंसी मतलब कि रिडंडेंसी क्या होता है मुझे कौन बताएगा? जल्दी से बता दो मुझे। व्हाट इज रिडंडेंसी? रिडंडेंसी का क्या मतलब होता है? रिडंडेंसी का क्या मतलब होता है? What do you understand by the term redundancy? Redundancy का क्या मतलब होता है? फटाफट से कमेंट कर दीजिए मुझे। बहुत बार इस वर्ड को हम यूज कर चुके हैं। अगर आप मुझसे मेरी प्रीवियस क्लासेस के थ्रू जुड़े हुए हैं, आप जानते हैं, जी हाँ, आप जानते हैं redundancy का मतलब। लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं, आप मेरे इस चैनल को, मेरे इस वीडियो को पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो आई होल हार्टेडली वेलकम यू टू दिस सेशन। एंड इसी के साथ साथ मैं आपको बताती हूँ कि redundancy का मतलब होता है डुप्लीकेसी। क्या होता है मतलब इसका? डुप्लीकेसी। किस चीज की डुप्लीकेसी? डेटा की। एक डेटा की कॉपी बनाना मतलब उसका डुप्लीकेट बनाना। आप अपनी एक डेटा को कॉपी कर सकते हो टू डिफरेंट लोकेशंस इन अ सिंगल वर्कशीट। एज वेल एज एक डेटा को याद रखना, हमने क्या कहा कि वर्कशीट्स होती हैं क्या? एक वर्क फाइल। और वर्कबुक क्या होता है? वर्कबुक होता है कलेक्शन ऑफ वेरियस वर्कशीट्स। बहुत सारी वर्कशीट्स का कलेक्शन एक वर्कबुक बनाता है। याद रखो, सपोज करो कि एक वर्कबुक में 3 वर्कशीट्स हैं। देयर आर 3 वर्कशीट्स इन अ सिंगल वर्कबुक। क्यों? क्योंकि वर्कबुक होता है बहुत सारी वर्कशीट्स का कलेक्शन। तो एक वर्कबुक में 3 वर्कशीट्स हैं, तो एक वर्कशीट, सपोज करो देयर इज वर्कशीट 1, वर्कशीट 2 एंड वर्कशीट 3। ठीक है,
3 वर्कशीट्स हैं एक सिंगल वर्कबुक में। किसके अंदर? एक सिंगल वर्कबुक के अंदर देयर आर 3 वर्कशीट्स। कितनी वर्कशीट्स हैं? एक सिंगल वर्कबुक के अंदर देयर आर हाउ मेनी वर्कशीट्स? एक सिंगल वर्कबुक के अंदर देयर आर 3 वर्कशीट्स। 3 वर्कशीट्स हैं एक सिंगल वर्कबुक के अंदर। ठीक है, इस सिंगल वर्कबुक के अंदर 3 वर्कशीट्स हैं। आप क्या कर सकते हो, इस वर्कशीट 1 का जो डेटा है, इसको क्या कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो इन अनदर वर्कशीट। आप इस डेटा को कॉपी कर सकते हो इन अनदर वर्कशीट टू। मतलब कि ऐसा नहीं है कि किसी एक वर्कशीट का, अगर किसी एक सेल का, एक वर्कशीट के एक सेल का जो डेटा है वो सिर्फ और सिर्फ उसी वर्कशीट में ही कॉपी होगा, नहीं। एक वर्कबुक के अंदर जो एक वर्कशीट है उसके किसी भी सेल या मल्टीपल सेल्स का डेटा आप कॉपी कर सकते हो टू सम अदर वर्कशीट टू। मतलब कि कॉपिंग डेटा टू डिफरेंट लोकेशंस का मतलब ये होता है कि सिंगल वर्कशीट के अंदर तो आप कॉपी कर ही सकते हैं, एज वेल एज आप मल्टीपल वर्कशीट्स में भी कॉपी कर सकते हैं किसी एक वर्कशीट के डेटा को। चलिए, एडिटिंग डेटा, जो आपने क्रिएट किया है उसको आप फर्दर एडिट भी कर सकते हो, ये चीज अलाउड है। फिर आती है बात क्लियरिंग डेटा। आपने कोई डेटा दिया है, अगर आपको लगता है कि वो डेटा करेक्ट नहीं है या उसकी नीड नहीं है तो आप उसको क्लियर भी कर सकते हो। दैट मीन्स डिलीशन। क्लियरेंस का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? क्लियरेंस का मतलब होता है डिलीशन। क्या मतलब होता है? डिलीशन। मतलब आप किसी डेटा को डिलीट कर रहे हो। सेविंग द डेटा, ऑफ कोर्स, चाहे इंप्रेस एप्लीकेशन हो या हो आपका राइटर एप्लीकेशन, सेव करने का जो फैसिलिटी है वो हर एप्लीकेशन में मिलता है। आप कोई भी वर्कशीट परफॉर्म करते हैं, किसी भी वर्कशीट पे कोई भी काम करते हैं, आप उस वर्कशीट को सेव भी कर सकते हो। यू कैन सेव योर वर्कशीट एंड दैट वर्कशीट विल बी सेव्ड एज अ वर्कबुक, क्योंकि एक वर्कबुक में बहुत सारी वर्कशीट्स होती हैं। चलिए, इंसर्टिंग डिलीटिंग रोज एंड कॉलम्स, यहां तक कि सिर्फ डेटा की बात नहीं हो रही है, एक सेल के अंदर डेटा की बात नहीं हो रही है, एक वर्कशीट के अंदर जितनी भी कॉलम्स होते हैं, जितनी भी रोज होते हैं, उनको भी आप इंक्रीज एज वेल एज डिक्रीज भी कर सकते हैं। रोज एंड कॉलम्स को भी आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। तो इससे ज्यादा क्या चाहिए? एक स्प्रेडशीट के अंदर जहां 65,536 मैक्सिमम रोज अलाउड हैं, 1024 मैक्सिमम कॉलम्स अलाउड हैं, तो उसमें आप मल्टीपल रोज को इंसर्ट भी करा सकते हो, मल्टीपल कॉलम्स को भी इंसर्ट करा सकते हो, एज वेल एज किसी भी कॉलम को इंसर्ट या डिलीट दोनों करा सकते हो। ठीक है, तो यू कैन इवन इंसर्ट एंड डिलीट द रोज एंड कॉलम्स इन अ वर्कशीट। तो ये कुछ हमारे बेसिक ऑपरेशंस हैं जो आप एक टिपिकल वर्कशीट में परफॉर्म कर सकते हैं। क्या क्या है, एक बार फिर से उसको क्विकली रिव्यू कर लेते हैं। एंटर कर सकते हैं डेटा को, मूव कर सकते हैं डेटा को विद इन द सेल्स, कॉपी कर सकते हैं अपनी एक डेटा की, एक वर्कशीट के एक डेटा को आप डिफरेंट अदर वर्कशीट्स, मतलब कि अदर लोकेशंस, डिफरेंट लोकेशंस पे भी कॉपी कर सकते हो, एडिट कर सकते हो अपने डेटा को, क्लियर कर सकते हो अपने डेटा को, दैट मींस डिलीट कर सकते हो, आप सेव कर सकते हो अपने एग्जिस्टिंग वर्कशीट को, एंड या फिर अपनी वर्कशीट को जिस पे आप काम कर रहे हो उसको आप सेव भी कर सकते हो। यहां तक कि सबसे अच्छा ऑपरेशन है कि आप इंसर्ट कर सकते हैं एज वेल एज डिलीट भी कर सकते हैं किसी भी रो या कॉलम को अपनी वर्कशीट के अंदर। चलिए, बहुत ही एक्साइटिंग ऑपरेशंस हैं ये कैल्क के। एंटरिंग डेटा इन वर्कशीट्स। अब सबसे पहला जो ऑपरेशन हमने पढ़ा था कि हाउ टू एंटर अ डेटा इन अ वर्कशीट। एक वर्कशीट के अंदर आप कैसे किसी डेटा को एंटर करते हो, चलिए जाने। अ डेटा इन कैल्क कैन बी ऑफ एनी टाइप। एक कैल्क सॉफ्टवेयर के अंदर सबसे पहली बात तो हमें यह जानना जरूरी है कि एक कैल्क सॉफ्टवेयर के अंदर वो क्या होता है जिसको हम डेटा कह सकते हैं। कैल्क सॉफ्टवेयर के अंदर वो क्या चीज होती है जिसको हम एक डेटा कह सकते हैं। अ डेटा इन कैल्क कैन बी ऑफ एनी टाइप। इनमें से किसी भी टाइप का अगर कोई भी चीज आपको मिलेगी तो वो एक डेटा की तरह ट्रीट होता है। एक डेटा एक न्यूमेरिक डेटा भी हो सकता है, मतलब कि 0 से लेके 9 तक कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। एक डेटा आपका अल्फा न्यूमेरिक भी हो सकता है। अल्फा न्यूमेरिक से हम क्या समझते हैं? एक डेटा आपका अल्फा न्यूमेरिक भी हो सकता है। इसका क्या मतलब है? एक डेटा आपका न्यूमेरिक भी हो सकता है, दैट मींस फ्रॉम 0 to 9, कोई भी कॉम्बिनेशन, सिर्फ 0 से लेके 9 तक नहीं, उनका कोई भी कॉम्बिनेशन, 28, 38, 96, 98, 9236, कुछ भी कोई भी कॉम्बिनेशन, ये एक डेटा हो सकता है। एक अल्फा न्यूमेरिक एंटिटी भी एक डेटा हो सकती है। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब क्या होता है? कितने बच्चे मुझे बता पाएंगे? जल्दी बता दो, जल्दी से बता दो मुझे, अल्फा न्यूमेरिक का क्या मतलब होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अल्फा न्यूमेरिक? क्या मतलब होता है अल्फा न्यूमेरिक का? अगर मैं आपसे कहती हूँ कि ये एक डेटा है जो कि अल्फा न्यूमेरिक टाइप का है, मतलब कि क्या होता है? ऐसा डेटा जिसमें मिलते हैं आपको अल्फाबेट्स प्लस न्यूमेरल्स।
ऐसा डेटा की जो कि कॉम्बिनेशन होता है, ऐसा डेटा जो कि कॉम्बिनेशन होता है किसका, अल्फाबेट्स का और न्यूमरल्स का, एक ऐसा डेटा जो कि कॉम्बिनेशन होता है अल्फाबेट्स का और न्यूमरल्स का, तो वो कहलाता है आपका अल्फा न्यूमेरिक डेटा। मतलब कि अल्फाबेट्स क्या क्या हो सकते हैं, एक डेटा में कौन कौन से अल्फाबेट्स हो सकते हैं, कैपिटल A टू कैपिटल Z, स्मॉल a टू स्मॉल z, इनमें से कुछ भी हो सकता है, और 0 से 9 के बीच भी कुछ भी हो सकता है एट एनी नंबर ऑफ टाइम्स। तो ऐसा डेटा जो इन सब का कॉम्बिनेशन हो, एक ऐसा डेटा जिसमें अल्फाबेट्स भी होते हैं और न्यूमरल्स भी होते हैं, वो किस टाइप का डेटा कहलाता है, वो कहलाता है आपका अल्फा न्यूमेरिक डेटा। फिर आता है आपका नॉन न्यूमेरिक, एक ऐसा डेटा जो बिल्कुल भी न्यूमेरिक नहीं हो, एक ऐसा डेटा जो नॉन न्यूमेरिक हो, मतलब ओनली अल्फाबेट्स, एक ऐसा डेटा जो सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेट्स रखता है, क्या रखता है, अल्फाबेट्स रखता है। ऐसा डेटा जो सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेट्स रखता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका ऐसा डेटा जो सिर्फ और सिर्फ अपने साथ अल्फाबेट्स रखता हो, ऐसा डेटा जो सिर्फ और सिर्फ अपने साथ साथ अल्फाबेट्स रखता हो, वो कहलाता है आपका नॉन न्यूमेरिक डेटा। क्या कहलाता है आपका नॉन न्यूमेरिक, मतलब एक ऐसा डेटा जो न्यूमेरिक है जो सिर्फ डिजिट्स रखेगा, एक ऐसा डेटा जो सिर्फ अल्फाबेट्स रखेगा वो है नॉन न्यूमेरिक, और जो दोनों रखेगा अल्फाबेट्स भी और नंबर्स भी, तो वो कहलाता है आपका अल्फा न्यूमेरिक। इसी के साथ साथ एक फॉर्मूला भी होता है, हम सब ने जाना है कि फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है फॉर्मूला बार में, हमने अभी पढ़ा है फॉर्मूला बार में, मैं आपको दिखाऊंगी बहुत सारे फॉर्मूलाज, तो आप फॉर्मूलाज को भी यहाँ पे दे सकते हो। आप डेटा को, मतलब कि कैट सॉफ्टवेयर के अंदर डेटा क्या क्या होता है, a data can be considered as something which is numeric, something which is alphanumeric, that means combination of alphabets and numerals, something which is non-numeric, that means only alphabets and a formula too। ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। तो एक कैल्क सॉफ्टवेयर के अंदर जो डेटा होता है वो इनमें से कुछ भी हो सकता है, वो इनमें से कुछ भी हो सकता है। नाउ अब एंटर कैसे करते हैं किसी भी डेटा को आप अपनी स्प्रेडशीट में, टू एंटर डेटा इन अ सेल फॉलो द स्टेप्स। आपको क्या करना है, अगर आप अपनी स्प्रेडशीट के किसी भी सेल में एक डेटा को एंटर कराना चाहते हो, हम सब जानते हैं पूरे एंटायर स्प्रेडशीट में हमें देखने को मिलता ही क्या है, हमें मिलता है रोज, कॉलम्स और उनका इंटरसेक्शन, दैट मींस सेल। तो डेटा अगर हम कहीं भी एंटर करेंगे तो वो कहां करेंगे, सेल के अंदर। हम डेटा हमेशा सेल के अंदर ही एंटर करते हैं। तो कैसे करेंगे, प्लेस द सेल पॉइंटर ओवर द डिजायर्ड सेल। जिस सेल के अंदर आप किसी डेटा को, जिस सेल के अंदर आप किसी भी डेटा को एंटर करना चाहते हो, आप अपना माउस पॉइंटर ले जाइए, आप अपना माउस पॉइंटर ले जाइए और उस पॉइंटर को उस सेल पे रख दीजिए। जिस सेल पे भी आप डेटा एंटर कराना चाहते हो उस पर्टिकुलर सेल पे अपने माउस पॉइंटर को ले जाइए और वहां पे जाके अपने माउस पॉइंटर को क्लिक करिए। क्या करिए, उस सेल तक ले जाइए, यहां पे जाएगा आपका सेल। सपोज करो ये आपका सेल है जहां पे आपको डेटा करना है, ये है आपका, ये आपका सेल है एंटायर वर्कशीट में, ये एक सेल है आपका, सपोज ये है आपका C2, ये आपका C2 सेल है, दिस इज योर C2 सेल, C2 सेल है, मतलब 6C कॉलम का सेकंड रो, C कॉलम में और सेकंड रो में एक ये सेल है जो आपका एक डेटा लेना चाहता है। मैंने यहाँ पे अपने माउस पॉइंटर को लेके गई, मैं यहाँ पे अपने माउस पॉइंटर को लेके गई और फिर मैंने किया है क्लिक। क्या किया, फिर मैंने क्या किया है, फिर मैंने किया है राइट क्लिक। क्या किया है, फिर मैंने किया है राइट क्लिक, सॉरी लेफ्ट क्लिक। हमने क्या किया है, हमने किया है लेफ्ट क्लिक। जैसे ही हम ये करेंगे, जैसे ही हम ये करेंगे अपने माउस पॉइंटर में, यहाँ पे ना आपको, यहाँ पे आपको कर्सर दिखने लगेगा। क्या दिखने लगेगा, यहाँ पे कर्सर ब्लिंक होने लगेगा, कर्सर विल ब्लिंक, कर्सर विल ब्लिंक। यहाँ पे ना आपको कर्सर ब्लिंक होता दिखने लगेगा और जैसे ही इसमें कर्सर ब्लिंक होता दिखने लगेगा मतलब कि अब इस सेल में आप डेटा दे सकते हो। सो प्लेस द सेल पॉइंटर ओवर द डिजायर्ड सेल। अपने माउस को लेके जाओ, जैसे ही आप इस सेल पे अपने माउस को लेके जाओगे क्या हो जाता है, जल्दी से बता दो। जब भी किसी भी एक्जैक्टली सेल, कोई भी हमारा एक एग्जैक्ट सेल है, वहां पे अगर हम अपने माउस पॉइंटर को लेके जाते हैं तो उस सेल में क्या होता है, उस सेल के अगल बगल बनती है एक बाउंड्री। क्या बनती है, उस सेल के अगल बगल बनती है एक बाउंड्री। क्या बनती है, उस सेल के अगल बगल बन जाती है एक बाउंड्री, ऐसे बनती है, जो कि उसको रिमेनिंग सेल से, जो कि उसको, उस सेल को बाकी के जितने भी स्प्रेडशीट में रिमेनिंग सेल्स हैं उनसे डिफरेंशिएट करती है। ये जो आपकी बाउंड्री बनती है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका क्या, ये कहलाता है आपका सेल पॉइंटर। क्या कहलाता है, ये जो बाउंड्री है ये कहलाता है आपका सेल पॉइंटर। तो ये जो बाउंड्री बनती है, जैसे ही आप अपने माउस को, अपने माउस एरो को इस सेल पे लेके जाते हो, इस सेल के अगल बगल बन जाता है एक सेल पॉइंटर, दैट मींस बाउंड्री। वहां पे आपने जैसी बाउंड्री पाई, आप अपने इस माउस पे करते हो लेफ्ट क्लिक और यहाँ पे आ जाता है एक कर्सर।
जैसे ही कर्सर ब्लिंक होना शुरू होगा मतलब दैट सेल इज रेडी टू एक्सेप्ट द डेटा प्रोवाइडेड बाय यू। इस सेल के अंदर आप डेटा दे सकते हो, ये सेल अब रेडी है आपसे कोई भी डेटा लेने के लिए। प्लेस द सेल पॉइंटर ओवर द डिजायर्ड सेल एंड टाइप द डेटा। सिंपली आपको टाइप करना है, जैसे ही कर्सर देखने लगेगा ब्लिंक करता हुआ, डेटा को सिंपली टाइप कर दीजिए एज नॉर्मल एज दैट। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हुई है कि नहीं? जल्दी फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कैसे हम एक पर्टिकुलर स्प्रेडशीट के अंदर, एक सेल के अंदर एक डेटा को किस तरीके से एंटर कर सकते हैं और डेटा स्प्रेडशीट प्रोग्राम में किस किस तरीके का हो सकता है। न्यूमेरिक, नॉन न्यूमेरिक एंड अल्फा न्यूमेरिक। प्लस किसी भी स्प्रेडशीट के किसी भी सेल में अगर मुझे कोई भी डेटा देना है, सिंपली अपने माउस को उस सेल तक लेके जाइए, आपको पूरे सेल के इंटायर सेल के सराउंडिंग में एक बॉर्डर दिखने लगेगा जो कि है सेल पॉइंटर। वहां पे जाके वो बताता है दैट सेल पॉइंटर स्टेट्स कि आप अभी इस करंट सेल पे एक्टिवेट हैं और आप वहां पे अपना माउस पॉइंटर लेकर आए हुए हैं। अपने माउस पॉइंटर पे क्लिक कीजिए, लेफ्ट क्लिक, अपने माउस पे क्लिक कीजिए, लेफ्ट क्लिक, आपको सेल के अंदर एक कर्सर ब्लिंक करता दिखने लगेगा, वहां से अब आप टाइप करना शुरू कर सकते हैं। दिस इज हाउ यू विल एंटर द डेटा इन अ वर्कशीट। इस तरीके से हम किसी भी वर्कशीट में एक डेटा एंटर कर सकते हैं। चलिए, इसी के साथ साथ आप जानते हैं कि नंबर्स एंड फॉर्मूलाज, जो नंबर्स होते हैं और जो फॉर्मूलाज होते हैं उनको कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, उनसे कलेक्टिवली हम कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं। स्प्रेडशीट के अंदर अगर आपसे कोई बोल दे, स्प्रेडशीट के अंदर अगर आपसे कोई बोलता है कि कैलकुलेशन क्या होता है, स्प्रेडशीट के अंदर अगर आपसे कोई भी बोलता है, स्प्रेडशीट के अंदर अगर आपसे कोई भी बोलता है कि एक कैलकुलेशन क्या होता है, तो कैलकुलेशन कैन बी द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर एंड फॉर्मूला। आप एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम में जब भी एक कैलकुलेशन की बात करेंगे कि ये कैलकुलेशन परफॉर्म हो रही है, तो कैलकुलेशन हमेशा याद रखना, ये चीज हम आगे पढ़ने वाले हैं, कैलकुलेशन हमेशा नंबर्स और फॉर्मूलाज के बीच में होती है। बहुत सारे फॉर्मूलाज बनाते हैं जिसमें नंबर्स होते हैं, बहुत से फॉर्मूलाज बनते हैं स्प्रेडशीट प्रोग्राम के अंदर जिसके अंदर नंबर्स होते हैं। उन दोनों को कंबाइन करके हम कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं अपनी स्प्रेडशीट के अंदर। चलिए, ये चीज थोड़ी सी ट्रिकी लग रही होगी, इस चीज को हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए बिल्कुल परेशान नहीं होना। हैव पेशेंस। जब आपका मैग्नेट ब्रेन्स आपके साथ है तो आपको किसी भी चीज में परेशान होने की जरूरत नहीं है। एंड हम आपको अलाउ करते हैं कि आपको कोई भी टॉपिक में कितना भी डाउट हो, आप बिल्कुल अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। हर एक डाउट हमारी प्रायोरिटी है, हर स्टूडेंट का हर एक डाउट, हर एक क्वेरी हमारे लिए सबसे ऊपर आती है। चलिए, These 3 types of data entries are। अब देखिए, जो हम 3 तरीके की डेटा एंट्रीज कर रहे हैं वो किस किस तरीके से कर सकते हैं। हम एंटर कर रहे हैं डेटा को, भी क्या कर रहे हैं, वी आर एंटरिंग द डेटा। हमें पता है डेटा किस किस टाइप का होता है, न्यूमेरिक, नॉन न्यूमेरिक एंड अल्फा न्यूमेरिक। अब देखो, द 3 टाइप्स ऑफ डेटा एंट्रीज आर। जो भी हम सेल के अंदर डेटा एंट्री देते हैं, जो भी हम सेल के अंदर जो डेटा एंट्री देते हैं वो 3 तरीके से दे सकते हैं। नंबर्स के रूप में हम डेटा दे सकते हैं, टेक्स्ट के रूप में हम डेटा दे सकते हैं और फॉर्मूलाज के रूप में भी हम डेटा दे सकते हैं। बाय डिफॉल्ट नंबर्स आर राइट अलाइंड इन अ सेल। याद रखना, ये हमारा सेल है, ये हमारा क्या है, ये एक टिपिकल सेल है। सपोज करो, क्या नंबर दे दें इसको, जल्दी से बता दो, क्या नंबर दे दें इसको, क्या नंबर दे दें, इसका एड्रेस क्या दे दें, हम इसका एड्रेस दे दें ऐसा F15, मतलब F कॉलम का 15th रो का ये सेल है। F कॉलम में जो 15th रो है उसमें जो सेल बन रहा है वो ये है। ठीक है, अब इस सेल के अंदर माउस पॉइंटर ले जाके सेल पॉइंटर पे आके राइट लेफ्ट क्लिक करके माउस बटन पे कर्सर ब्लिंक करने लगेगा, इसमें आप लिखते हो, यही आपका पूरा तरीका था। अब यहाँ पे जो आप डेटा देते हो, यहाँ पे जो आप डेटा देते हो कर्सर में, वो डेटा कैसा हो सकता है, वो डेटा कैसा हो सकता है, क्या ये बात आप जानते हो? यहाँ पे जो डेटा हो सकता है वो हो सकता है कोई भी नंबर, कोई भी टेक्स्ट, यहां तक कि कोई भी फॉर्मूला। एक सेल के अंदर आप जो डेटा दे रहे हो वो कोई भी नंबर, कोई भी टेक्स्ट या फिर कोई फॉर्मूला हो सकता है। अब याद रखना, सपोज करो पहली कंडीशन याद रखिए, केस 1, ये केस याद रखिएगा, हमेशा याद रखना ये केसेस को। केसेस 1, अगर सेल के अंदर आप एंटर करते हो क्या, सेल के अंदर आप एंटर करते हो क्या, अगर आप सेल के अंदर एंटर करते हो न्यूमेरिक डेटा, किस टाइप का डेटा, न्यूमेरिक डेटा। अगर आप सेल के अंदर एक न्यूमेरिक डेटा मतलब 0 से 9 का कोई भी कॉम्बिनेशन अगर वो आप एंटर करते हो तो बाय डिफॉल्ट वो क्या अलाइन होगा, बाय डिफॉल्ट उसका अलाइनमेंट क्या होगा, बाय डिफॉल्ट जो उसका अलाइनमेंट होगा सेल के अंदर, अलाइनमेंट होगा उस पर्टिकुलर डेटा का सेल के अंदर कौन सा,
कौन सा अलाइनमेंट होगा? अगर आप बाय डिफॉल्ट नंबर्स आर राइट अलाइंड इन अ सेल, ऑल टेक्स्ट इज बाय डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइंड इन अ सेल। मतलब कि किसी भी सेल के अंदर अगर आप एक न्यूमेरिक डेटा देते हैं, याद रखिए किसी भी सेल के अंदर अगर आप एक न्यूमेरिक डेटा देते हैं, तो वो बाय डिफॉल्ट क्या अलाइनमेंट रखता है? राइट अलाइंड। कैसा हो जाता है? राइट अलाइंड। वो राइट अलाइंड हो जाता है, वो हो जाता है आपका राइट अलाइंड। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, इसका एग्जाम्पल देखें। सपोज ये आपका सेल था, इसको ना थोड़ा सा वैसा ले लेते हैं। क्या अलाइनमेंट होता है उसका? क्या अलाइनमेंट होता है? राइट। क्या अलाइनमेंट होता है? राइट अलाइनमेंट। क्या अलाइनमेंट होता है? राइट अलाइनमेंट। इसका एग्जाम्पल देखें, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए आप। इसका एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से होगा। ये आपका सेल है, इस सेल के अंदर ये आपका सेल है कौन सा? F15। ये आपका F15 सेल है। इस सेल के अंदर, ये हम F15 सेल लेके चल रहे थे, इस सेल के अंदर अगर मैं एक न्यूमेरिक डेटा देती हूँ, इस सेल के अंदर अगर सपोज करो मैंने कोई न्यूमेरिक डेटा दिया है, तो वो बाय डिफॉल्ट किस अलाइनमेंट में आएगा? राइट अलाइनमेंट में। मतलब कि 236। कुछ इस तरीके से आपका जो डेटा है इस सेल के अंदर रिप्रेजेंट होगा। कुछ इस तरीके से जो आपका डेटा है वो इस सेल के अंदर रिप्रेजेंट होगा। मतलब कि इस इंटायर सेल में आप जब भी एक न्यूमेरिक डेटा देते हो, सेल के अंदर जब भी आप एक न्यूमेरिक डेटा देते हो, वो बाय डिफॉल्ट, ये है आपका डिफॉल्ट अलाइनमेंट। कौन सा अलाइनमेंट है? डिफॉल्ट अलाइनमेंट। बाय डिफॉल्ट वो सेल के अंदर राइट अलाइन होता है। कैसा होता है? सेल के राइट हैंड साइड पे वो अलाइन हो जाता है। वहीं अगर हम बात करें कि आप एक सेल के अंदर अगर कौन सा डेटा देते हैं, अगर आप एक सेल के अंदर कौन सा डेटा देते हैं, आप एक सेल के अंदर अगर देते हैं एक टेक्स्ट डेटा, कैसा डेटा? एक टेक्स्ट डेटा, तो वो क्या अलाइनमेंट रखता है? बाय डिफॉल्ट उसका जो अलाइनमेंट होगा वो होगा आपका लेफ्ट। मतलब कि ये आपका सेल है, इस सेल के अंदर आपने दिया है एक टेक्स्ट डेटा। कौन सा डेटा? आपने दिया है एक टेक्स्ट डेटा। मैग्नेट भी, मतलब कि सेम सेल है, दिस इज द सेम सेल। ये भी क्या है? F15। ये सेम सेल है। इस सेम सेल के अंदर जब आप एक न्यूमेरिक डेटा देते हो तो वो बाय डिफॉल्ट राइट अलाइन होता है सेल के अंदर, और अगर आप एक टेक्स्ट डेटा देते हो तो वो बाय डिफॉल्ट इस एंटायर सेल में लेफ्ट अलाइन होता है। तो मतलब कहने का ये है कि बाय डिफॉल्ट नंबर्स आर राइट अलाइंड इन अ सेल, ऑल टेक्स्ट इज बाय डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइंड इन अ सेल। अब एक बात याद रखिए, बाय डिफॉल्ट किसी भी सेल में, एक पर्टिकुलर स्प्रेडशीट के अंदर जो सेल है, अगर आप उसमें एक न्यूमेरिक डेटा देते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट राइट अलाइन होता है। उस सेल के अंदर अगर आपने एक टेक्स्ट डेटा दिया हुआ है तो वो आपका लेफ्ट अलाइन होता है। हम सब जानते हैं डेटा किस किस टाइप का हो सकता है, न्यूमेरिक, नॉन न्यूमेरिक, मतलब न्यूमेरिक एंड टेक्स्ट एंड अल्फा न्यूमेरिक, ये 3 तरीके का डेटा हो सकता है। याद रखना एक चीज बिल्कुल याद रखना, नंबर है तो राइट अलाइंड, टेक्स्ट है तो लेफ्ट अलाइंड, लेकिन आप चाहें तो इसका अलाइनमेंट चेंज भी कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट ये आपको राइट अलाइन में मिलेगा, बाय डिफॉल्ट ये आपको लेफ्ट अलाइन में मिलेगा, लेकिन आप इसका अलाइनमेंट चेंज कर सकते हो बाद में। आप चाहें तो इस नंबर को सेंटर में भी ला सकते हो, राइट अलाइनमेंट में भी ला सकते हो, राइट में भी ला सकते हो, इंटायर सेल में। आप चाहें तो इस टेक्स्ट को सेंटर में भी अलाइन कर सकते हो और राइट में भी अलाइन कर सकते हो। आप इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट जो अलाइनमेंट मिलता है किसी भी सेल के अंदर किसी भी न्यूमेरिक या टेक्स्ट डेटा को, वो हमेशा यही होता है। चलिए अगर हम बात करेंगे किसकी, नॉन अल्फा न्यूमेरिक की, अगर हम अल्फा न्यूमेरिक की बात करते हैं, अगर हम अल्फा न्यूमेरिक की बात करते हैं कि अल्फा न्यूमेरिक डेटा अगर हम देते हैं, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स एंड अल्फाबेट्स, तो क्या अलाइनमेंट होता है, ये क्वेश्चन मार्क है। ये मुझे आप लोग बताओगे कि कैल्क सॉफ्टवेयर के अंदर अगर किसी सेल के अंदर मैं एक अल्फा न्यूमेरिक डेटा देती हूं, अगर मैं एक अल्फा न्यूमेरिक डेटा देती हूं तो उस डेटा का क्या अलाइनमेंट होगा? राइट तो होगा नहीं, लेफ्ट होगा नहीं, अब बचा है क्या, सेंटर या फिर जस्टिफाई। बिल्कुल मुझे बताइएगा कि जस्टिफाई होता है या सेंटर होता है, ये आप सबके लिए क्वेश्चन है। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा, बताना मत भूलना। चलो लेट्स मूव, नंबर्स की अब हम बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं? नंबर्स की। जैसे मैंने आपको बताया कि नंबर्स को हम दे सकते हैं एज अ डेटा इन अ सेल। These are numeric entries. किसी भी सेल के अंदर जो नंबर होती है वो एक न्यूमेरिक एंट्री होती है, that can be used in calculations. मतलब आगे चल के जो हम कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं, that is a combination of numeric and formula. आप आगे चल के जब स्प्रेडशीट प्रोग्राम के अंदर कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं तो उसमें ये जो न्यूमेरिक एंट्रीज हैं वो काम आती हैं।
नंबर्स न्यूमेरिक एंट्रीज होती हैं। इन OOO कैल्क अ नंबर, एक कैल्क सॉफ्टवेयर के अंदर, एक कैल्क सॉफ्टवेयर के अंदर, एक कैल्क सॉफ्टवेयर के अंदर, एक कैल्क सॉफ्टवेयर के अंदर जो नंबर होता है वो क्या, इट कैन कंटेन ओनली द फॉलोइंग कैरेक्टर्स। एक नंबर क्या क्या कैरेक्टर अपने साथ रख सकता है, एक नंबर अपने साथ साथ क्या कैरेक्टर रख सकता है। चलिए देखें, 0 से लेकर 9 तक तो रहता ही रहता है, एक नंबर आपका 0 से लेकर 9 तक तो रहता ही रहता है। इसके साथ साथ आप एक नंबर के साथ और क्या चीज इंक्लूड कर सकते हो, प्लस इंक्लूड कर सकते हो, माइनस इंक्लूड कर सकते हो, पैरेंथेसिस इंक्लूड कर सकते हो, कॉमा, स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश, डॉलर, परसेंटेज, पीरियड ऑपरेटर, एक्सपोनेंशिएशन, ई, कैपिटल वाला और स्मॉल वाला, ये सारी की सारी चीजें आप इंक्लूड कर सकते हो एज अ नंबर। किसकी तरह, नंबर की तरह। अब आप कहेंगे कि मैम प्लस माइनस तो नंबर है नहीं, प्लस माइनस नंबर नहीं है, लेकिन ये जो प्लस माइनस है मतलब कि अगर सपोज करो ये एक सेल है, ये एक सेल है, तो इस सेल के अंदर आप ऐसा भी लिख पाओगे। जी हाँ, इस सेल के अंदर आप इस तरीके का भी लिख पाएंगे, आप इस सेल के अंदर ये भी लिख पाएंगे, आप इस सेल के अंदर ये भी लिख पाएंगे। मतलब क्या है इस बात का, 5 + 2 ये क्या है, ये क्या हो जाता है, ये क्या बन जाता है। अगर आपने MS एक्सेल में काम किया हुआ है तो ये चीज आप बहुत अच्छे से समझ रहे होगी कि ये क्या है। अगर आपने नहीं भी किया हुआ है कोई बात नहीं, हम सब चीजें आज यहाँ अच्छे से बेसिक से पढ़ने वाले हैं। = 5 + 2 ये क्या है, क्या है ये, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, क्या कहलाता है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका फॉर्मूला। क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका फॉर्मूला। ये फॉर्मूला जो होता है, यहाँ पे देखिए नंबर्स हैं, नंबर्स हैं, फॉर्मूला हमेशा हमारा इक्वल टू साइन से शुरू होता है। ये चीजें जब हम फॉर्मूलाज के बारे में पढ़ेंगे तो और अच्छे से पढ़ेंगे, पर यहाँ पे आप ये देखिए कि ये एक फॉर्मूला है, जस्ट कंसिडर कीजिए कि एक फॉर्मूला है। यहाँ पे हम नंबर्स का भी यूज कर रहे हैं और नंबर्स के साथ हम प्लस साइन का भी यूज कर रहे हैं। तो नंबर्स जब हम इंसर्ट करते हैं अपने सेल के अंदर, स्प्रेडशीट के अंदर, हम किसी भी सेल के अंदर अगर एक नंबर इंसर्ट करते हैं तो वो नंबर आपका 0 से लेकर 9 तक तो होता ही होता है, प्लस वो अलाउ करता है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, पैरेंथेसिस, कॉमा, स्लैश, डॉलर, परसेंटेज, पीरियड ऑपरेटर, कैपिटल एक्सपोनेंशिएशन एंड स्मॉल एक्सपोनेंशिएशन भी। अब ये सारी की सारी चीजें किस तरीके से यूज होती हैं, ये जब हम आगे इस पे बहुत सारे फंक्शंस, बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे तो इनको बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। चलिए, कैल्क इग्नोर्स लीडिंग प्लस साइन। कैल्क क्या करता है, लीडिंग प्लस साइंस को इग्नोर करता है एंड ट्रीट्स अ सिंगल पीरियड एज अ डेसिमल। मतलब कि अगर सपोज करो, इसका मतलब क्या हुआ, कैल्क इग्नोर्स द लीडिंग प्लस साइन। लीडिंग प्लस साइन का मतलब क्या हुआ कि सपोज अगर मेरा ये सेल है, अगर ये मेरा सेल है, इस सेल के अंदर अगर मैं ये लिख दिया, अगर मैंने ये लिख दिया, हम सब जानते हैं बाय डिफॉल्ट जो नंबर होता है वो राइट अलाइंड होता है। क्या होता है, राइट अलाइंड। मैंने अगर यहाँ पे लिख दिया +23 235, अगर मैंने इसे लिख दिया +235, एक पॉजिटिव इंटीजर है, एक पॉजिटिव नंबर है, तो क्या करेगा, जो कैल्क सॉफ्टवेयर है वो इस प्लस को इग्नोर करेगा। क्या करेगा, प्लस को इग्नोर करेगा। मतलब कि नॉर्मल मैथमेटिक्स में भी अगर आपको कोई पॉजिटिव इंटीजर या पॉजिटिव नंबर लिखना होता है तो आप उसको एज इट इज ऐसे ही लिखते हो। नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए आप उसके सामने क्या लगा देते हो, नेगेटिव साइन। इस पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंडेटरी नहीं है कि आप इसके आगे पॉजिटिव ही लगाएं, बहुत से लोग लगाते हैं लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है। हाँ, किसी भी नेगेटिव इंटीजर को दिखाने के लिए हमें नेगेटिव साइन जरूर प्रीसीड करना पड़ता है। सिमिलर केस है आपके स्प्रेडशीट के अंदर कि अगर आपने किसी भी स्प्रेडशीट के किसी भी सेल में कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ है जो बाय डिफॉल्ट राइट अलाइंड है, तो उसमें अगर आप ऐसा पॉजिटिव साइन लगाते हैं तो जो कैल्क ऑफ सॉफ्टवेयर होता है वो इस पॉजिटिव साइन को इग्नोर करता है और बाय डिफॉल्ट आपका नंबर सिर्फ एज इट इज ऐसा ही आता है। नेगेटिव ऐसा आएगा, नेगेटिव को वो जरूर कंसिडर करेगा, जैसे मैथमेटिक्स में करते हैं ऐसे ही सेल में होता है। सो CCC दैट इज कैल्क इग्नोर्स लीडिंग प्लस साइंस। किस साइंस को इग्नोर करता है, ये इग्नोर करता है लीडिंग प्लस साइंस को एंड ट्रीट्स अ सिंगल पीरियड एज अ डेसिमल। क्या करता है ये एक सिंगल पीरियड ऑपरेटर को, ये है आपका पीरियड ऑपरेटर, क्या है, ये है आपका पीरियड ऑपरेटर, इस सिंगल पीरियड ऑपरेटर को ये एज डेसिमल पॉइंट की तरह ट्रीट करेगा। ये सिंगल पीरियड ऑपरेटर को, इस सिंगल पीरियड ऑपरेटर को एज अ डेसिमल पॉइंट ट्रीट करेगा। मतलब कि अगर मैं इसी पर्टिकुलर थिंग में आपको बताऊं, अगर मैंने लिख दिया 235.82, तो अब ये क्या बन जाता है, ये जो सिंगल पीरियड ऑपरेटर लगा हुआ है ना, ये बन जाता है इसके लिए एक डेसिमल वैल्यू।
कौन सी वैल्यू? डेसिमल वैल्यू। लेकिन ये एक न्यूमरल है, कहने को डेसिमल है लेकिन नंबर है, इसलिए इसको राइट अलाइन किया हुआ है, इसलिए इसको राइट अलाइन किया हुआ है सेल के अंदर। तो एक सिंगल पीरियड ऑपरेटर एक डेसिमल पॉइंट की तरह काम करता है कैल्क के अंदर। तो लीडिंग प्लस साइंस को ये इग्नोर करेगा जैसे कि वो, एंड ट्रीट्स अ सिंगल पीरियड एज अ डेसिमल। चलो, कॉम्बिनेशंस ऑफ नंबर्स एंड नॉन न्यूमेरिक कैरेक्टर्स आर ट्रीटेड एज टेक्स्ट। मतलब कि नंबर्स एंड नॉन न्यूमेरिक कैरेक्टर्स, जितने भी नंबर्स होते हैं और नॉन न्यूमेरिक कैरेक्टर्स होते हैं, उनका कॉम्बिनेशन क्या होगा? नंबर्स और नॉन न्यूमेरिक, मतलब जो नंबर्स नहीं है, मतलब कि कैरेक्टर्स, मतलब कि लेटर्स, उनका जो कॉम्बिनेशन है उसको वो किसकी तरह ट्रीट करता है? उसको ट्रीट किया जाता है टेक्स्ट की तरह। तो नॉन न्यूमेरिक का मतलब क्या हुआ? कैरेक्टर्स, या कह लीजिए लेटर्स। नंबर्स और लेटर्स के कॉम्बिनेशन को ये एक किसकी तरह ट्रीट करेगा? एक टेक्स्ट की तरह। मतलब कि नंबर्स और लेटर्स का जो कॉम्बिनेशन होता है वो क्या बनाता है? जल्दी बता दो। नंबर्स और लेटर्स का जो कॉम्बिनेशन होता है, नंबर्स और लेटर्स का जो कॉम्बिनेशन होता है वो क्या कहलाता है? नंबर्स और लेटर्स का जो कॉम्बिनेशन होता है वो क्या कहलाता है? फटाफट से, मैंने आपको बताया था, किसी भी नंबर या किसी भी लेटर का कॉम्बिनेशन कहलाता है आपका अल्फा न्यूमेरिक। क्या कहलाता है? अल्फा न्यूमेरिक। अल्फाबेट्स और न्यूमेरिक वैल्यूज का कॉम्बिनेशन कहलाता है आपका अल्फा न्यूमेरिक। तो कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स दैट मींस न्यूमेरिक एंड नॉन न्यूमेरिक दैट मींस लेटर्स दैट इज अल्फा। तो कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स एंड नॉन न्यूमेरिक कैरेक्टर्स आर ट्रीटेड एज टेक्स्ट। मतलब जो अल्फा न्यूमेरिक डेटा होता है, जो अल्फा न्यूमेरिक डेटा होता है वो किसकी तरह ट्रीट होता है? वो ट्रीट होता है एक टेक्स्ट की तरह। वो किसकी तरह ट्रीट होता है? वो ट्रीट होता है एक टेक्स्ट की तरह। किसकी तरह ट्रीट होता है? वो ट्रीट होता है आपके एक टेक्स्ट की तरह। और मैंने आपको बताया था, अभी बताया था, क्वेश्चन भी पुट अप किया था कि आपके कैल्क सॉफ्टवेयर के अंदर, कैल्क स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के अंदर, सेल के अंदर आप कोई भी डेटा या कोई भी डेटा एज टेक्स्ट देते हो तो वो बाय डिफॉल्ट किस जगह अलाइन होता है? वो लेफ्ट अलाइंड होता है। तो एक अल्फा न्यूमेरिक डेटा जब एक टेक्स्ट की तरह ट्रीट हो रहा है तो वो भी एक लेफ्ट अलाइन ही होगा। जी हाँ, तो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था, क्वेश्चन का आंसर भी हमको यहां मिल गया है। टेक्स्ट है, टेक्स्ट नॉर्मल कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, कैरेक्टर्स नॉर्मल लेटर्स भी, नॉर्मल अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं टेक्स्ट, प्लस अल्फाबेट्स एंड न्यूमेरिक का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, मतलब अल्फा न्यूमेरिक भी हो सकता है, वो भी एक टेक्स्ट की तरह ही ट्रीट होता है। Why? Because combinations of numbers and non-numeric, that means letters, उनके कॉम्बिनेशन को हम एक टेक्स्ट की तरह ही ट्रीट करते हैं। और हम सब जानते हैं कैल्क एप्लीकेशन के अंदर कोई भी टेक्स्ट अगर हम किसी सेल के अंदर देते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइंड ही होता है। चलिए, नंबर्स आर राइट अलाइंड इन अ सेल, ये चीज हम जान चुके हैं कि नंबर्स एक सेल के अंदर, एक टिपिकल सेल के अंदर जो नंबर्स दिए जाते हैं एज द इनपुट डेटा वो राइट अलाइंड ही होते हैं, जैसे कि ये चीज हम पहले से ही जानते हैं। अब हम बात करने वाले हैं टेक्स्ट की। टेक्स्ट इज एनी कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स। हम सब जानते हैं टेक्स्ट क्या है। टेक्स्ट क्या है? कैल्क स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के अंदर, कैल्क स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के अंदर जो टेक्स्ट है वो दो तरीके का हो सकता है। किस तरीके का हो सकता है? दो तरीके का हो सकता है। पहला, नॉन न्यूमेरिक, मतलब कि सिर्फ अल्फाबेट्स। A text can be only alphabets, या फिर क्या हो सकता है एक और टेक्स्ट, और क्या चीज को हम टेक्स्ट की तरह ट्रीट कर सकते हैं? अल्फा न्यूमेरिक। किस चीज को? अल्फा न्यूमेरिक को। हम नॉन न्यूमेरिक को दैट मींस ओनली अल्फाबेट्स, एंड अल्फा न्यूमेरिक दैट मींस कॉम्बिनेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स एंड न्यूमेरिक। एक टेक्स्ट कॉम्बिनेशन हो सकता है नंबर्स का, स्पेसेस का, अल्फाबेट्स प्लस स्पेशल सिंबल्स भी ले लीजिए। यहाँ पे नॉन न्यूमेरिक में आते हैं अल्फाबेट्स एंड स्पेशल सिंबल्स, ठीक है। नंबर्स, स्पेसेस एंड नॉन न्यूमेरिक कैरेक्टर्स, वो टेक्स्ट जो कॉम्बिनेशन हो सकता है नंबर्स का, मतलब 0 से लेकर 9 तक, स्पेस का, और नॉन न्यूमेरिक कैरेक्टर्स का। नॉन न्यूमेरिक कैरेक्टर्स आपके कौन होंगे? लेटर्स, अल्फाबेट्स। इन सब का कॉम्बिनेशन बनाता है एक टेक्स्ट। मतलब कि अगर मैंने ये लिख दिया, ये एक हमारा सेल है, इस सेल के अंदर अगर मैंने ये लिख दिया मैग्नेट BR12, तो ये क्या है? BR12 जो कि कॉम्बिनेशन है अल्फाबेट्स का, MAGNET, BR अल्फाबेट्स हैं, स्पेस भी दिया हुआ है वो भी है इसमें, और नंबर्स भी हैं। तो ये क्या है? ये क्या है? ये है एक टेक्स्ट। क्या है? टेक्स्ट, जो कि बाय डिफॉल्ट एक सेल के अंदर लेफ्ट अलाइंड होता है। कैसा होता है? वो एक सेल के अंदर लेफ्ट अलाइंड ही होता है।
तो OOO कैल्क ट्रीट्स द फॉलोइंग एंट्रीज एज टेक्स्ट, वो इन सारी की सारी एंट्रीज को टेक्स्ट की तरह लेगा। 10AA 109 127 AXY 12 हाइफन, ये भी है स्पेशल सिंबल्स 208 465, सब कुछ इसके लिए क्या है, एक टेक्स्ट है। ऑल टेक्स्ट एंट्रीज आर लेफ्ट अलाइंड इन अ सेल, हम सब जानते हैं कोई भी टेक्स्ट एंट्री है वो सेल के अंदर हमेशा लेफ्ट अलाइन ही होता है। चलिए फॉर्मूलाज, हम बात करने वाले हैं अब फॉर्मूलाज की। हम जानते हैं कि सेल के अंदर हम डेटा दे सकते हैं 3 तरीकों से, नंबर्स के रूप में, टेक्स्ट के रूप में और फॉर्मूलाज के रूप में। अब फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूलाज, द एंट्रीज दैट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप अमंग सेल्स, वो एंट्रीज, आपके सेल की वो एंट्रीज, आपके सेल की वो एंट्रीज जो डिस्क्राइब करती हैं क्या, आपके सेल की वो एंट्रीज जो डिस्क्राइब करती हैं बहुत सारे सेल्स के बीच का रिलेशनशिप, वो कहलाता है आपका फॉर्मूला। जैसे कि आप यहां देख सकते हो, मैंने आपको क्या बताया था, फॉर्मूला हमेशा स्टार्ट होता है इक्वल्स टू साइन से। किससे साइन होता है, किससे स्टार्ट होता है, इक्वल्स टू साइन से स्टार्ट होता है, और जो बताता है रिलेशनशिप अमंग वेरियस सेल्स इन अ स्प्रेडशीट। जब हम एक स्प्रेडशीट में बहुत सारे सेल्स के बीच में रिलेशनशिप निकालना चाहते हैं, क्या निकालना चाहते हैं, रिलेशनशिप्स निकालना चाहते हैं बहुत सारे सेल्स के बीच में, तो हम जिन चीज का यूज करते हैं वो है हमारे formulas. These are the entries that describe the relationship among cells. These are instructions to calculate, manipulate with numbers or text. जो भी numbers, जो भी text आपको दिया हुआ है, कोई भी नंबर या कोई भी टेक्स्ट आपको दिया हुआ है, तो उनके बीच में कुछ कैलकुलेशंस या मैनिपुलेशंस हम कर सकते हैं यूजिंग द फॉर्मूलाज। किसी भी सेल में या मल्टीपल सेल्स में कोई भी कैलकुलेशंस, कोई भी टेक्स्ट या कोई भी नंबर्स दिए हुए हैं, तो उनके बीच में हम बहुत सारे ऑपरेशंस, बहुत सारे कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं यूजिंग द फॉर्मूला। चलिए, अ फॉर्मूला कैन कंटेन, अब एक फॉर्मूला क्या क्या रख सकता है, वैल्यूज रख सकता है। फॉर्मूला क्या रख सकता है, फॉर्मूला अपने साथ रख सकता है बहुत सारी वैल्यूज। क्या रख सकता है, फॉर्मूला अपने साथ रख सकता है बहुत सारी वैल्यूज। इससे भी पहले एक बात समझिए, फॉर्मूलाज हमेशा कैसे शुरू होता है, फॉर्मूलाज हमेशा कैसे शुरू होता है, ऑलवेज स्टार्ट्स, ये चीज इसमें मेंशन नहीं है इसलिए मैं आपको अलग से बता रही हूं। ऑलवेज स्टार्ट्स विथ, किस चीज से स्टार्ट होता है, ये किस चीज से स्टार्ट होता है, ये हमेशा स्टार्ट होता है इक्वल्स टू साइन से। किस साइन से, किसी भी सेल के अंदर, याद रखना, देखिए ये भी एक सेल है, ये भी एक सेल है, किसी भी सेल के अंदर अगर आप एक फॉर्मूला देते हैं वो हमेशा हमारा इक्वल टू साइन से ही स्टार्ट होगा। अगर आप इक्वल टू साइन नहीं लगाते हो तो वो फॉर्मूला की तरह ट्रीट नहीं होगा। इक्वल टू साइन से हमेशा हमारा फॉर्मूला स्टार्ट होगा, जो कि रिलेशनशिप बताता है बहुत सारे सेल्स के बीच में और हेल्प करता है टू परफॉर्म सर्टेन कैलकुलेशंस एंड मैनिपुलेशंस विद द नंबर्स एंड टेक्स्ट। एक फॉर्मूला क्या क्या चीजें रख सकता है, सबसे पहले वो रखता है अपने पास वैल्यूज, एंट्रीज दैट कैन बी यूज्ड फॉर कैलकुलेशंस, एक ऐसी एंट्रीज जो उनको हम कैलकुलेशंस के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे कि ये हमारा एक सेल है, इसका एग्जांपल ये ले लीजिए, ये हमारा एक सेल है, हमने इसमें इक्वल्स टू स्टार्ट किया, इक्वल्स टू से हमने स्टार्ट किया, हम फॉर्मूला स्टार्ट कर रहे हैं, फॉर्मूला हमें पता है हमेशा इक्वल टू से स्टार्ट होता है। ये अपने साथ क्या रख सकता है, ये अपने साथ रख सकता है कुछ वैल्यूज ये रखा है। वैल्यूज क्या होंगी, मैंने लिख दिया 5 + 2 + 8, क्या लिख दिया 5 + 2 + 8। जैसे ही मैं ये करती हूं और एंटर प्रेस करती हूं, मुझे क्या मिलेगा, इस सेल के अंदर जैसे मैंने एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस करने पे क्या होगा, आप सब जानते हैं एंटर का साइन ये होता है, आप सब जानते हैं कि एंटर का साइन क्या होता है, एंटर का साइन होता है कुछ इस तरीके से, एंटर होता है कुछ इस तरीके से। इस फॉर्मूले को लिखने के बाद जैसे ही मैंने कीबोर्ड पे एंटर प्रेस किया, मुझे मिलता है क्या, मुझे मिलता है मेरा सेल विद द आंसर, विद द एंट्री। क्या मिलती है मुझे, एंट्री। 5 + 2 + 8 कितना हुआ, 8 + 2 10 + 5 15। ये है मेरा सेल, ये क्या है, ये है मेरा सेल। मुझे यहाँ पे फॉर्मूला लिखा था मैंने, मुझे अपना डेटा वैल्यू मिल चुका है। दिस इज हाउ अ फॉर्मूला वर्क्स। ये आपका फॉर्मूला है 5 + 2 + 7, 5 + 2 होता है 7, 7 + 8 इज 15, तो मुझे 15 मिल चुका है। और हम सब जानते हैं किसी भी सेल के अंदर जो न्यूमेरल डेटा होता है वो हमेशा लेफ्ट राइट अलाइंड होता है। तो ये है आपका इंसर्टिंग वैल्यूज यूजिंग फॉर्मूला। आप जब फॉर्मूला की हेल्प से वैल्यूज पता करना चाहते हैं, कैलकुलेशंस परफॉर्म करना चाहते हैं ऑन वैल्यूज, यहाँ पे आप किस पे परफॉर्म कर रहे हो, आप वैल्यूज पे ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हो। इंडिविजुअल वैल्यूज पे आप क्या कर रहे हो, आप इंडिविजुअल वैल्यूज पे कोई ऑपरेशन, कोई फॉर्मूला लगा रहे हो, मतलब कि प्लस साइन की हेल्प से आप यहाँ पे सम करा रहे हो 3 इंडिविजुअल वैल्यूज का। अब आती है बात ऑपरेटर्स की। आप एक फॉर्मूला के अंदर ऑपरेटर्स का भी यूज कर सकते हैं। यहां हमने किस ऑपरेटर का यूज किया है, प्लस ऑपरेटर का, जैसे कि प्लस, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। आप एक फॉर्मूला के अंदर एक प्लस ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं, तो आप क्या लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं,
मैंने अगर ये लिख दिया 5 + 2 / 3 × 4, मैंने ये कर दिया, ये चीज मैंने कर दी। मैंने यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला दिया हुआ है, इसका आंसर क्या होगा? इसको मैं 3 न करके 2 ही कर देती हूँ, इसको मैं 3 न करके 2 ही कर देती हूँ। इसका आंसर क्या होगा? व्हाट विल बी द आंसर? जल्दी बता दो फटाफट से, क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर क्या आएगा आपका? इसका आंसर आएगा आप सबके पास, इसका आंसर आएगा आप सबके पास क्या? आप सबको पता है एक न्यूमरल आंसर आएगा तो राइट अलाइंड होगा, बिल्कुल राइट अलाइंड होगा। 5 + 2 / 2, बॉड मास लगा दो। पहले 5 + 2 होगा कि 2 / 2 होगा या 2 × 4 होगा? जल्दी से बता दो। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप सब अपने मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हैं। इस पर्टिकुलर इक्वेशन में क्या होगा? बॉड मास लगेगा। कैसे बॉड मास लगेगा? बॉड मास ऐसे कुछ इस तरीके से लगेगा। 5 + 2 / 2 पहले परफॉर्म होगा, 2 / 2 पहले परफॉर्म होगा। क्या हुआ? 2 / 2 क्या रिटर्न करेगा? 1 × 4। अब जल्दी से बताओ मुझे, पहले प्लस होगा या होगा मल्टीप्लिकेशन? जल्दी से बता दो क्या होगा पहले होगा हमारा मल्टीप्लिकेशन। 1 × 4 is 4, 5 + 4 is 9। तो आपका आंसर कितना आएगा? 9 will be your answer, 9 will be your answer and it will be written in the right aligned manner in the cell। इस सेल के अंदर आपको लाइट लाइन पे आपको क्या मिलेगा? एक डेटा वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। तो मतलब कि आप बहुत एक्साइटिंग फॉर्मूलाज की हेल्प से कैलकुलेशंस भी परफॉर्म कर रहे हो एक सेल के अंदर। फॉर्मूलाज की हेल्प से आप कैलकुलेशंस भी परफॉर्म कर सकते हो एक सेल के अंदर, जिसका आपको आंसर मिल गया। प्लस आप क्या एंटर कर सकते हो? सेल एड्रेसेस। अब आपको नॉर्मल वैल्यूज नहीं देनी है, आपको किसी भी सेल एड्रेस पे कोई वैल्यू स्टोर्ड है उनके बीच में कुछ काम कराना है। जैसे कि इसी एग्जाम्पल को ले लीजिए, चलिए C3 था, ये C4 था, ये C5 था। आपने क्या किया? आपने यहाँ पे क्या कर दिया? C3 पे ये 3 आपका 4 और 5, ठीक है, ये 3rd रो है, ये 4th रो है, 5th कॉलम है, ठीक है। अब समझिए C3 पे मतलब C3 जो सेल है उसकी वैल्यू, C4 है उसकी वैल्यू और C5 पे जो है उसकी वैल्यू, उसको भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। मतलब डायरेक्टली वैल्यूज लिखने से अच्छा है, यहाँ पे हम डायरेक्टली वैल्यूज लिख के उन पे ऑपरेटर्स लगा रहे थे और ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे थे। मैंने क्या किया? मैंने लिखा इक्वल्स टू C3 + C4 + C5। मेरे सामने खुल के आएगा क्या आएगा मेरे सामने खुल के? बता दो फटाफट से, क्या खुल के आएगा मेरे सामने खुल के आएगी एक वैल्यू। C3 C4 C5 में जितनी भी वैल्यूज है, मतलब 10 15 5, कितना हुआ 30। मेरा आंसर क्या आ जाएगा? मेरा आंसर आ जाएगा 30। यहां पे आपको आंसर मिल जाएगा 30। कि मतलब कि अगर आप डायरेक्टली वैल्यूज भी नहीं देना चाहते हो तो जिस सेल के अंदर, देखिए ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है आपका रिलेशनशिप अमंग सेल्स, कि मतलब एक सेल के अंदर आप डिफरेंट सेल की वैल्यूज को प्लस भी करा सकते हैं, ऑपरेशन भी परफॉर्म करा सकते हैं। दिस फॉर्मूला इज शोइंग द रिलेशनशिप अमंग सेल्स। चलिए अब आएगी बात फंक्शंस की। फंक्शंस हमारे क्या होते हैं? ये जो चीज हम फॉर्मूला की हेल्प से करते हैं। फॉर्मूला ये तो चलो ठीक है, मैंने 3 सेल्स थे, उनके बीच में मुझे एडिशन कराना था, उनकी वैल्यूज के बीच में, 3 सेल्स की वैल्यूज के बीच में मैंने एडिशन परफॉर्म कराया है। तो मैंने यहाँ पे तीनों सेल्स की लिख दिया, C3 + C4 + C5। अगर मुझे बहुत वाइड रेंज ऑफ सेल्स को साथ में लेना है और उस पर कोई फॉर्मूला लगाना है तो उस फॉर्मूला को राइट करने में बहुत दिक्कत आएगी। ये तो सिर्फ 3 सेल्स थे तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अगर मुझे 100 सेल्स की वैल्यूज को मल्टीप्लाई कराना है तो उसके लिए क्या मैं इक्वल लगा के हर एक सेल रेफरेंस का, हर एक सेल एड्रेस के बीच में मल्टीप्लिकेशन लिखती फिरूंगी? नहीं। तो उसके लिए जो कॉन्सेप्ट होता है उसको हम बोलते हैं फंक्शंस, जो कि हम अपने आगे की क्लासेस में देखेंगे। आप किसी भी फॉर्मूला को शॉर्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ फंक्शंस। चलिए सम फैक्ट्स। फॉर्मूलाज इन OO कैल्क स्टार्ट्स विद इक्वल्स टू साइन। ये बात हम जानते हैं कि किसी भी कैल्क सॉफ्टवेयर के अंदर जो फॉर्मूला होता है वो हमेशा इक्वल्स टू साइन से शुरू होता है। Therefore, a formula that calculates the difference in the two values of a cell B9 and A9 would be written as this। एक फॉर्मूला जो कैलकुलेट करता है डिफरेंस, मतलब सब्सट्रैक्शन, जो कैलकुलेट करता है सब्सट्रैक्शन, क्या कैलकुलेट करता है? सब्सट्रैक्शन इन द टू वैल्यूज ऑफ सेल B9 सेल पे जो वैल्यू है, B9 सेल पे जो वैल्यू है, जो B9 सेल की वैल्यू है और जो A9 सेल की वैल्यू है, उनके बीच में अगर मुझे डिफरेंस निकालना है तो मैं क्या करूंगी? मैं अपने एक सेल के अंदर, ये एक सेल के अंदर आएगा, उस सेल के अंदर मैं इक्वल्स टू साइन से शुरू करूंगी और B9 - A9 कर दूंगी। द फॉर्मूला B15, अब समझो ये आपका एक फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला क्या करेगा? B15 पे जो वैल्यू है, जरूरी नहीं है कि अगर एक सेल नंबर आपने दिया है, अगर आपने एक सेल एड्रेस दिया है तो उसके ऊपर कोई भी ऑपरेशन किसी अदर सेल नंबर के साथ ही हो सकता है। नहीं, आप एक सेल नंबर में किसी नॉर्मल वैल्यू को भी इनटू या मल्टीप्लाई या कुछ भी करा सकते हो। मतलब कि अगर ये दिया हुआ है इस तरीके से,
अगर ये दिया हुआ है इस तरीके से कि B9 की जो वैल्यू है, कि B9 में जो वैल्यू है, जो B9 में वैल्यू है, कि B9 में जो वैल्यू है उसको आप इनटू कर दीजिए किससे, 5 से। तो सपोज करो B9 में क्या था, B9 में था 10, तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा 10 इंटू 5, दैट विल बी 10 इंटू 5। तो क्या आएगा आपका आंसर, 10 इंटू 5 आंसर विल बी 50। ये आपका आंसर आ जाएगा इस सेल के अंदर, इसी सेल के अंदर आपको ये आंसर मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। तो आपको जरूरी नहीं है कि 2 सेल एड्रेसेस अगर दिए हुए हैं तो सिर्फ सेल एड्रेसेस के बीच में आप ऑपरेशंस परफॉर्म करा सकते हैं यूजिंग फॉर्मूला। आप एक सेल एड्रेस में किसी न्यूमेरिक वैल्यू के साथ भी ऑपरेशन परफॉर्म करा सकते हो। द फॉर्मूला विल कैलकुलेट व्हेनेवर द वैल्यू इन सेल B15 चेंजेस। जब B15 की वैल्यू चेंज होगी, अगर आप किसी भी B15 सेल के अंदर जो भी वैल्यू चेंज करोगे उसके हिसाब से यहाँ पे जिस पर्टिकुलर सेल के अंदर आपने ये फॉर्मूला दिया हुआ है, B15 की सपोज करो अभी वैल्यू है 10, तो आपने जिस सेल के अंदर ये फॉर्मूला दिया हुआ है उसका हो जाएगा 50। B15 में आगे चल के आपने क्या किया, B15 की वैल्यू आपने कर दी 5, 10 से हटा के कर दी 5। तो जिस सेल के अंदर आपने B15 इंटू 5 किया हुआ था तो उसकी वैल्यू भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। 30 से कितनी हो जाएगी, 30 थी पहले, कितनी थी पहले 30 थी, अब हो जाएगी आपकी कितनी, अब कितनी हो जाएगी, अब हो जाएगी 25, 5 5 25। तो यही होता है, जिस पर्टिकुलर सेल रेफरेंस को या सेल एड्रेस को हम यूज करते हैं आगे चल इन फॉर्मूला, एक फॉर्मूला के अंदर अगर हम किसी भी सेल एड्रेस को यूज करते हैं, आगे चल के उस सेल एड्रेस पे स्टोर्ड जो वैल्यू है अगर उसमें भी हम कोई चेंजेस करते हैं, अगर उसमें आगे चल के हम कोई भी चेंज करते हैं उस सेल एड्रेस पे स्टोर्ड वैल्यू की, तो जिस पर्टिकुलर सेल में मैंने उस सेल एड्रेस का यूज किया है एज अ फॉर्मूला, वहां पे भी ऑटोमेटिक चेंज देखने को मिलता है। Formulas can refer to cells or ranges of cells or to names or labels that represent cell or ranges। जैसे कि हम ये चीज जान चुके हैं, ये वैल्यूज को भी रेफर कर सकता है, ये रेंजेस को भी रेफर कर सकता है। रेंजेस में कैसे ये काम करता है ये हम आगे आने वाली क्लासेस में देखने वाले हैं। चलो, if you forget to start with a formula with equals to sign, then it is treated as text rather than the formula। क्या होता है, मैंने आपसे क्या कहा, किसी भी सेल के अंदर जो फॉर्मूला स्टार्ट होता है वो हमेशा इट इज अ मस्ट कंडीशन, ये हमेशा से एक मस्ट कंडीशन रही है कि किसी भी सेल के अंदर अगर आप कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं तो वो हमेशा इक्वल टू साइन से ही स्टार्ट होगा। अगर आप भूल जाते हो, किसी भी सेल के अंदर फॉर्मूला लिखना है आपको, किसी भी सेल के अंदर आपको फॉर्मूला लिखना है, आपने क्या किया, आपने कर दिया C1 + C2, ये कर दिया, एंटर किया, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा आपके सामने ये जो सेल है ना, इसके अंदर पता है क्या आएगा। सपोज करो C1 के अंदर वैल्यू थी कितनी और C2 के अंदर वैल्यू थी कितनी। C1 के अंदर वैल्यू थी 20, C2 के अंदर वैल्यू थी 30। तो C1 + C2 आंसर कितना होना चाहिए, C1 + C2 का आंसर कितना होना चाहिए, आपका होना चाहिए 50। ये आंसर आना चाहिए राइट अलाइंड बाय डिफॉल्ट। लेकिन 50 ना आके आपका आंसर पता है क्या आएगा, 50 ना आके आपके पास आंसर पता है क्या आएगा, आपके पास आंसर आएगा C1 + C2। ये एक टेक्स्ट की तरह ट्रीट हो जाएगा। किसकी तरह, एक टेक्स्ट की तरह कि ये एक टेक्स्ट है जो अपने साथ क्या रखता है, कैरेक्टर्स भी रखता है, लेटर्स भी रखता है, अल्फाबेट्स भी रखता है, नंबर्स भी रखता है, ऑपरेटर्स भी रखता है। ठीक है, तो किसी भी फॉर्मूले को अगर हमें स्टार्ट करना है, किसी भी सेल के अंदर अगर एक फॉर्मूला देना है तो इक्वल्स टू लगाना मैंडेटरी है, इट इज अ मस्ट कंडीशन। इक्वल्स टू मस्ट बन जाता है, इक्वल्स टू आपके लिए मस्ट बन जाता है। अगर आप इक्वल्स टू नहीं लगाते हैं तो देन इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ फॉर्मूला। ये एक फॉर्मूला की तरह ट्रीट नहीं होगा, वो एक टेक्स्ट की तरह ट्रीट होने लगेगा। आप एंटर भी दबा दीजिए तब भी यही लिखा आएगा। ओके तो क्या होता है, इफ यू फॉरगेट टू स्टार्ट अ फॉर्मूला विद इक्वल्स टू साइन देन इट इज ट्रीटेड एज टेक्स्ट रादर देन अ फॉर्मूला। वो एक टेक्स्ट की तरह ट्रीट होने लगेगा, ना कि एक फॉर्मूले की तरह। फॉर इंस्टेंस इफ यू एंटर 12 + 75, देखो यही किया है हमने, 12 + 75 एंटर कर दिया, इक्वल्स टू 12 + 75 एंटर करने की जगह तो हुआ क्या, आपके कैल्क ने क्या किया, इसको ट्रीट किया एज अ टेक्स्ट। मतलब अगर 12 + 75 था तो 12 + 75 को एज इट इज लिखा रहने दिया, इसको प्लस नहीं किया। वहीं अगर आपने इसको इक्वल्स टू करके किया होता, इक्वल्स टू 12 + 75, तो ये किसकी तरह आता, ये जो आपका चीज है 12 + 75 है, ये अगर आपने ऐसे किया होता तो यही चीज आपकी कैसे आती, ये चीज आती है आपकी 87। लेकिन ये अब एक टेक्स्ट की तरह ट्रीट हो रहा है। ठीक है, यू कैन एंटर द सेम फॉर्मूला इनटू अ रेंज ऑफ सेल्स बाय सिलेक्टिंग द रेंज फर्स्ट, टाइपिंग द फॉर्मूला एंड देन प्रेसिंग Ctrl + एंटर।
अब आप एक रेंज से कैसे डील करोगे? अगर आप एक रेंज ऑफ सेल्स आपको दिया हुआ है तो उसमें आप फॉर्मूला कैसे इंसर्ट करने वाले हो? यू कैन एंटर द फॉर्मूला, यू कैन एंटर द सेम फॉर्मूला इनटू अ रेंज ऑफ सेल्स। यहाँ पे तो हम सिंगल सेल्स की बात कर रहे हैं, सिंगल सेल्स की बात कर रहे हैं। आप क्या करोगे? आप पहले रेंज को सिलेक्ट करोगे, टाइपिंग द फॉर्मूला एंड देन प्रेसिंग कंट्रोल प्लस एंटर। अब एक रेंज की हेल्प से आप कैसे एक फॉर्मूला लगा सकते हो, एक फॉर्मूला आप रेंज ऑफ सेल्स पे कैसे लगा सकते हो, इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको नेक्स्ट सेशन में करके दिखाऊंगी, जहां पे हम इस चीज को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। इस चीज को एक बार रेफर कर लेंगे, रेंज ऑफ सेल्स भी हम पढ़ने वाले हैं। चलिए, सो विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आज का ये सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग था। आज के सेशन में हमने जाना कि कैसे हम कैल्क सॉफ्टवेयर को खोल सकते हैं अपने डेस्कटॉप्स और लैपटॉप्स में। स्टार्ट पे चाहिए, और प्रोग्राम्स पे चाहिए, ओपन ऑफिस वर्जन पे चाहिए, और वहां पे चूज कीजिए ओपन ऑफिस कैल्क। इसी के साथ साथ हमने जाने कुछ बेसिक स्ट्रक्चर कंपोनेंट ऑफ अ कैल्क विंडो। एक कैल्क विंडो में आपको क्या क्या कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं। प्लस हमने जाना कि कैसे हम एक डेटा को एंटर करा सकते हैं आपके सेल के अंदर, वेरियस ऑपरेशंस इन अ सेल। एक सेल पे आप क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो, एंटरिंग डेटा, मूविंग डेटा, कॉपिंग द डेटा, डिलीटिंग द डेटा, इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग द रोज एंड कॉलम्स। ये सारी चीजें हमने एक क्विक इनका ब्रीफ देखा। इसके साथ साथ हमने जाना हाउ टू एंटर, जो सबसे पहला ऑपरेशन है, दैट इज एंटरिंग डेटा इनटू द कैल्क सॉफ्टवेयर। कैल्क सॉफ्टवेयर के अंदर आप कैसे एंटर करा सकते हो किसी भी डेटा को। उसकी एंट्री कराने के लिए हमने सबसे पहले ये जाना कि डेटा किस किस टाइप का होता है, न्यूमेरिक, नॉन न्यूमेरिक एंड अल्फा न्यूमेरिक। प्लस अगर एक न्यूमेरिक डेटा है तो वो किस तरीके से अलाइन होता है, अगर एक टेक्स्ट डेटा है तो वो किस तरीके से अलाइन होता है आपके डेटा शीट के अंदर, आपके स्प्रेडशीट के अंदर। प्लस हमने जाना इसी के साथ साथ फॉर्मूलेज के बारे में भी कि फॉर्मूला क्या होता है। नॉर्मल सेल पे आप कैसे वैल्यूज की हेल्प से फॉर्मूला कर सकते हो, सेल एड्रेसेस की हेल्प से आप फॉर्मूला लगा सकते हो। आगे आने वाले सेशंस में हम इस फॉर्मूला को और भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जहां पे हम एक सिंगल सेल पे भी पढ़ेंगे एंड रेंज ऑफ सेल्स पे भी पढ़ेंगे। इसी के साथ साथ आप सब जानते हैं कि magnetbrains.com आपका अपना magnetbrains.com लेकर आया है आप सबके लिए। क्या वो लेके आया है? आप सबके लिए बहुत सारे एक्साइटिंग कोर्सेज एंड बैचेस, बोथ इन इंग्लिश एंड इन हिंदी मीडियम। जल्दी से फटाफट से अपने ब्राउजर्स पे जाइए और डालिए magnetbrains.com। उस वेबसाइट के होम पेज पे आपको देखने को मिलेंगे सीबीएसई, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, स्पोकन इंग्लिश, सिवेट, एनटीएससी, ओलंपियाड और न जाने कितने ही ऐसे सिमिलर कोर्सेज। इन सारे कोर्सेज को आप एक्सप्लोर कीजिए। एक्सप्लोर करने के बाद चूज द कोर्स ऑफ योर चॉइस। इसी के साथ साथ हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं क्या, हर बुक की ई बुक। कहीं मार्केट जाने की जरूरत नहीं है, किसी एक्सटर्नल साइट पे जाने की जरूरत नहीं है। आपको अपना magnetbrains प्रोवाइड करा रहा है हर सब्जेक्ट की ई बुक। लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। प्लस आपका अपना magnetbrain आपको हर सब्जेक्ट के, हर चैप्टर के, हर टॉपिक का ई नोट भी प्रोवाइड कराता है। तो अगर आपको ई बुक परचेज करनी है या परचेज करना है ई नोट, या दोनों ही परचेज करने हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो इसी के साथ मैं शुभा कौशिक आप सबसे बोलना चाहती हूं कि लाइक कीजिए इस वीडियो को, कमेंट सेक्शन में जाइए, बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये सेशन आपको कैसा लगा। प्लस किसी भी टॉपिक में अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी चीज आपको समझ नहीं आ रही है, फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। सब्सक्राइब कीजिए मैग्नेटब्रेन्स के ऑफिशियल चैनल को और इसी तरीके से मेरे साथ जुड़े रहिए। स्टे ट्यून्ड।